लोगों को जितना आप मौत से डरा के रखेंगे ना, तो उतना ज़्यादा आप उनको कंट्रोल कर सकेंगे। हैश क्रिटिकल की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ आज जुनैद अफ़गानी मौजूद हैं, जो कि एक होस्ट का किरदार आज निभा रहे हैं मेरे साथ। उनकी मेहरबानी है वो आज आए, और उनके पास बड़े चुभते हुए सवालात हैं। उसकी थोड़ी सी झलक उन्होंने मुझे दिखाई है, पूरी तरह तो नहीं दिखाई। तो अब मैं फ्लोर जो है जुनैद को दे देता हूँ। जुनैद सवाल करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उनकी तसल्ली जिन जवाबों से हो सके वो जवाब मैं आपके सामने रख सकूं। बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, बुनियादी तौर पर चूंकि हमारी कुछ पॉडकास्ट इससे पहले खुदा के मौजू पर थी, उस पर एक ऑब्जेक्शन, ये ऑब्जेक्शंस के जवाब में नहीं, हम इससे पहले प्लान कर चुके थे, बट वो ये सामने आई कि ये कोई बहस, काम की बहस नहीं है, इस पर करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। So today's topic is about whether the debate on God is relevant or not, and if it is relevant, why is it relevant, and what aspects of it we should be discussing. Junaid, over to you. आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें तो प्लीज बताइए, मतलब अपना तारुफ आप खुद ही करा दीजिए, इससे बजाय कि मैं कराऊं। श्योर, आई थिंक तारुफ कराने के काफ़ी तरीके हैं। मैं इंटरेस्ट के बारे में बात कर सकता हूँ। इंटरेस्ट जो है वो मेरे काफ़ी वाइड हैं, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एआई और इन चीज़ों के इर्द-गिर्द जो है एस्ट्रोनॉमी एज़ वेल, वेरियस साइंसेस। तो आई फ़ील के जो ब्रॉडर क्वेश्चंस हैं ज़िंदगी के, या जो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस हैं, वो शायद उतने ही रेलेवेंट हैं हमारी अपनी एग्जिस्टेंस के, जितनी हमारी लाइफ की बाकी चीज़ें हैं, जो कि हम लोग डे इन एंड डे आउट कर रहे होते हैं। So I feel that for us to really have meaning in our lives, I think it's important to have a wider perspective, a wider lens to see things in that way. So in that way, I'm happy कि मैं यहाँ पे हूँ आज आपके साथ, और आज एक हम बड़ा in depth और एक detailed, कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं किसी हद तक, एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये ज़रूरी टॉपिक है काफ़ी। इट इज़ अ ओके, रेलेवेंट टॉपिक, हाउएवर इसकी रेलेवेंस को हम ज़रूर जो है वो चेक करेंगे, तालमेल करके कि हमें क्या दिखता है। सो जो पहला क्वेश्चन है जहाँ से हम शुरू करना चाहते हैं वो ये कि जब हम इस सवाल को डिस्कस कर रहे हैं गॉड की एग्जिस्टेंस को, तो हम क्या मसला है जिसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। सो व्हाट प्रॉब्लम आर वी ट्राइंग टू सॉल्व व्हेन वी डिबेट गॉड्स एक्जिस्टेंस। अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं जिन पहलुओं से हम इसको देख सकते हैं। एक पहलू है सच्चाई का। क्या हम ठीक है। सच्चाई पर रखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द ट्रूथ इन एसेंशियल? डज गॉड रियली एग्जिस्ट और नॉट? इज दैट योर क्वेश्चन? या हम मीनिंग की बात करना चाहते हैं कि ठीक हो गया। व्हाट मीनिंग डज गॉड्स एग्जिस्टेंस गिव और टेक अवे फ्रॉम पीपल? फिर तीसरा पॉइंट है कंट्रोल, कि इज क्या? गॉड्स एग्जिस्टेंस एंड इज द प्रेजेंस ऑफ रिलीजन यूज्ड मेयरली एज अ कंट्रोल थिंग? और चौथा है कि क्या हम एक अनसर्टेनिटी को जो हमारे इर्द गिर्द है बिकॉज ऑफ lack of knowledge, या हमारी एकदम से just us being alive and we don't really know what's happening around us, so are we trying to reduce that uncertainty? ओके, So truth, meaning, control or certainty. ऑल राइट। मैं कोशिश करता हूँ कि इन चारों एस्पेक्ट्स पे जो मेरी ओपिनियन है उसे जितना ब्रीफली मैं आपके सामने रख सकूँ मैं रखूँ। जब हम बात करते हैं ट्रुथ की, तो ट्रुथ हम सबको पता है, और ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। मेरा ख्याल है इस बात को बार बार करने की शायद ज़रूरत नहीं है कि हम सबके अपने अपने सच होते हैं। सो एक ऐसा सच जो अपनी बुनियाद में अपनी कतई जगह रखता हो, उसको ढूंढना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सच्चाई की मारूजियत जो है, या ऑब्जेक्टिविटी जो है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरा ख़्याल ये है कि आप में या तारीख़ में जितने भी कबाइल रहे हैं, जितनी अक़वाम गुज़री हैं, जो लोग मज़हब से जुड़े रहे हैं, जो मज़हब से बरगश्ता हुए हैं, वो सब के सब बुनियादी तौर पर सच्चाई की तलाश में ही थे। आज के दिन भी अगर Hmm. इस पे कोई डिबेट होती है, तो जो बात सामने रखी जाती है, वो बुनियादी तौर पे यही रखी जाती है कि हम सच ढूँढना चाह रहे हैं। अगर फर्ज कर लीजिए आप खुदा के हक में दलील देना चाह रहे हैं, तो भी आप इसको सच की दलील बनाकर पेश करते हैं, और अगर आप खुदा का इनकार करना चाह रहे हैं, तो उसको भी आप सच के तौर पर पेश करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ये सच मारूजी हैसियत या ऑब्जेक्टिव हैसियत इख्तियार कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात ये सब्जेक्टिव हो जाते हैं। मसला सिर्फ ये है कि जो पार्टिसिपेंट्स किसी भी डिबेट में खुदा के वजूद के ऊपर शरीक होते हैं, उसके अंदर हम आप और मैं, हम एक दूसरे को भी गिन लेते हैं, उनके अंदर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की थोड़ी सी कमी होती है। वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की कमी इसलिए होती है कि हम सब अपने अपने बायस के साथ एंकर्ड होते हैं, जिसको आप और मैं कभी मुकम्मल तौर पे इरेडिकेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हम ये अक्सर औकात ये सोचकर नहीं आते कि आज हम सच ढूंढने आएंगे, और ये सच जो अगला शख्स है वो हमें बता सकता है, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। हम इस पर्सपेक्टिव के साथ आते हैं कि सच हमारे पास है,
और अगला शख्स जो हुँ, बता रहा है वो झूठ है, और हमें किसी तरह अपने सच को साबित करना है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। ये पहला इशू है जो सच्चाई के हवाले से खुदा की डिबेट्स में हमें नजर आता है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की कमी। ठीक हो गया जी। दूसरी चीज जो है शायद वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज अबाउट द मीनिंग। अगर मैं ये कहूं कि सच्चाई से ज्यादा ईमानदाराना मौकफ या मोटिव जो है वो मीनिंग होगा, क्योंकि अब मीनिंग किस लिए चाहिए? देखिए, हम जिस दुनिया में रहते हैं, आप और मैं तो खैर 21वीं सदी में अब आ गए हैं, लेकिन जब इंसान की जो 10,000 साल की या चलिए जो 6,000 साल की हमारे पास डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मौजूद है, उसके अंदर इंसान बहुत से अदवार से गुजरा है जिसमें उसे बहुत सी चीज़ों की समझ नहीं आती थी। मैं इन चीज़ों को अभी साइंस के पर्सपेक्टिव में नहीं डाल रहा, बट सफरिंग है मिसाल के तौर पर, मौत है, ज़िंदगी का मकसद है, तकालीफ हैं, नाइंसाफ़ी है, ये सब चीज़ों को आपने कोई ना कोई मानी अता करना है, और अक्सर औक़ात आपको अपनी ज़िंदगी में इसके लिए कोई मानी नज़र नहीं आता। तो खुदा के अंदर तसव्वुर जो है वो इसको मानी अता कर देता है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझ नहीं पाते, तो उसके लिए मानी आपके पास ये है कि एक वजूद ऐसा है जो अगर आपको मानी यहाँ पर नहीं भी मिल रहा, तो वो इसका मानी आपको या इसका मफ़हूम जो है वो अता कर देगा। लेकिन कब अता करेगा? वो ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाएगी और एक और ज़िंदगी शुरू होगी, वहाँ पे अता करेगा। खुदा का जो तसव्वुर है, मतलब मैं इसको खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमारे यहाँ अक्सर औक़ात जो है खुदा और खुदा के तसव्वुर के ऊपर डिस्टिंक्शन जो है लोग कायम नहीं करते। खुदा का जो तसव्वुर है बेसिकली वो बुनियादी तौर पे मज़हबी तसव्वुर है। मैं इस वक़्त क्रिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुदा के मज़हबी तसव्वुर की बात कर रहा हूँ। तो मज़हबी तसव्वुर में, खुदा के मज़हबी तसव्वुर में खुदा ने मानी जो है या मफ़हूम जो है वो अता करना है, उन तमाम चीज़ों को जिनको इंसान अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर रहा है और आज भी किसी हद तक समझने से कासिर है। हमारे इर्द-गिर्द बहुत सी सफ़रिंग है जिसका हम कोई जवाज़ नहीं दे पाते। बेशुमार नाइंसाफ़ियाँ हैं जिसका हमें कुछ हम कह नहीं सकते। मौत आती है, किसको आती है? 3 महीने के बच्चे को क्यों आ जाती है? हमारे प्यारों को हमसे छीन के क्यों ले जाती है? कोई शख़्स कैंसर से गुज़रता है, किसी कर्ब से गुज़रता है, किसी तकलीफ़ से गुज़रता है, ज़िंदगी में बहुत अच्छा है। आप कैसे उसके मानी ड्रॉ करेंगे? उसको आप हुँ, ऑब्जेक्टिविटी कैसे अता करेंगे? वो ऑब्जेक्टिविटी अता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप बहरहाल बुनियादी तौर पे एक तसव्वुर तराशते हैं, और वो तसव्वुर इंसान हुँ, ने बहुत पहले डिवाइन का, खुदा का, देवताओं का उसने तराश लिया है। मुख्तलिफ जगह वो मानी उसे अता करता है। अच्छा, अब ये हो गया सच्चाई और मानी, लेकिन जो आपकी तीसरी असल जो चीज़ है ना, ये बुनियादी तौर पर मोटिव्स हैं जो डिबेट्स के अंदर आते हैं। लेकिन अगर आप खुदा के तसव्वुर को डाइसेक्ट करना चाहें, तो मेरा ख्याल है जो सबसे इम्पोर्टेंट या हिडन वेरिएबल है, जिससे लोग बात या तो करते नहीं हैं या उसमें बात करते हुए बहुत ज़्यादा बेईमानी से काम लेते हैं, वो कंट्रोल है। आज के दिन हम बहुत सारे लोग बात करते हैं कि मज़हब इनफरादी मामला है, लेकिन अगर आप मज़ाहिब की तारीख में जाएँ, बल्कि मिसा मैं खुद ज़ाती तौर पे मज़हब को इनफरादी मामला समझता हूँ। मतलब आप आज़ाद हैं इस हुँ, मामले में कि आप क्या मज़हब रख सकते हैं या क्या आप मैं ऑर्गन ब बहुत से लोग इसे ऑर्गेनाइज़ जो है वो अवाम का नाम भी देते हैं। तो वो आपके सुपरस्टिशन का नाम भी देते हैं। वो आपके सुपरस्टिशन जो है, मुझे कोई हक़ नहीं है कि मैं आपके सुपरस्टिशन के ऊपर सवाल उठाऊँ। वो हो सकता है आपके अपने एक्सपीरियंसेस से, आपकी अपनी कंडीशनिंग से ड्रॉ हुए हों। इस तरह मज़हबी हुँ, तसव्वुरात दुनिया में 5,000 मज़ाहिब हैं, बड़े मज़ाहिब भी 10, 12, 15 तो हैं। तो हम सब मुख्तलिफ तरह के मज़हबी तसव्वुर, हम में से कुछ मोनोथीइस्ट हैं, कुछ पॉलीथीइस्ट हैं, हम हर तरह के तसव्वुर लेकर चल रहे होते हैं। तो मैं और आप तो यकीन रख सकते हैं कि इनफरादी तौर पर ये किसी को भी आज़ादी होनी चाहिए कि वो ये क्यों कर रहा है। लेकिन अगर आप मज़ाहिब की तारीख़ का जायज़ा लें, अगर आप उसकी एक टाइमलाइन बनाएँ, तो आपको पता लगेगा कि इंस्टीट्यूशंस हों, हुँ, स्टेट्स हों, ट्राइब्स हों या फैमिलीज़ हों, उन्होंने इसे सोशल रेगुलेशन के लिए या सोशल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया है। इस सोशल कंट्रोल के अंदर वो वाला कंट्रोल भी आ गया जहाँ पे उन्होंने लोगों को जंगें लड़ने में मजबूर किया। इसके अंदर वो कंट्रोल भी आ गया जहाँ वो लोगों को अपनी जान देने पे मजबूर किया गया। इसके अंदर वो कंट्रोल भी आ गया जहाँ लोगों को किसी ख़ास कानून का पालन जो है वो करने को कहा गया। इसके अंदर वो कंट्रोल भी आ गया जहाँ पे इख़्लाक़ियात की उस वक़्त कोई तारीफ़ वज़ा की गई और उसकी जस्टिफ़िकेशन तराशी गई। हत्ता कि स्लेवरी जैसे जो अमल है जिसे आज के दिन हम नंगे इंसानियत समझते हैं, उसकी भी जस्टिफ़िकेशंस आपको मज़ाहिब के अंदर मिल जाएँगी। और पुराने मज़ाहिब में चले जाएँगे तो और बहुत से अजीबो-गरीब चीज़ों की जस्टिफ़िकेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएँगी। ये सोशल रेगुलेशन और सोशल कंट्रोल का मैकेनिज़्म रहा है हमेशा से, और बड़ी हद तक हुँ, आज भी है। स्टेट जो है वो आज भी रिलिजन को, जितनी रिलीजियस स्टेट्स हैं, जो हार्ड स्टेट्स रिलिजन्स के नाम पे बनी हैं, वो इसे सोशल रेगुलेशन, सोशल प्रेशर, सोशल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, अब ये हो गया इसके आपके सच्चाई की हमने बात कर ली, हमने मानी की बात कर ली, और हमने कंट्रोल की बात इसके अंदर कर ली। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट शायद एस्पेक्ट है, जो आप और मैं जिसको समझना चाहते हैं और जिसको हम डाइसेक्ट करना चाहते हैं, वो बुनियादी तौर पर यकीन है।
उसे यकीन कह लीजिए, उसे आप सर्टेनिटी कह लीजिए। अच्छा, अब ये यकीन जो है, यकीन सच्चाई नहीं है। यकीन हम्म बुनियादी तौर पर एक जरूरत है। अब जरूरत क्यों है? बिकॉज इट वर्क्स एज एन एंकर। खुदा हम्म आपको आपकी जो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी जिसे हम कहते हैं, वो हम्म उसके खिलाफ तो नहीं, बल्कि उसके लिए एक लंगर के तौर पर काम करता है। आपको चाहिए वो यकीन किसी ऐसी चीज के अंदर जो आपकी एग्जिस्टेंस से जुड़े जितने भी क्राइसिस हैं, उनका वो जवाब आपको दे सके। तो लोगों को ये सर्टेनिटी लाइफ में चाहिए। अगर हम खुदा के तस्वुर को लोगों की लाइफ से निकाल देते हैं तो लोगों को सर्टेनिटी नहीं मिलती। जिसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर तशकीक है। ये तशकीक बर्दाश्त करना और डेली बेसिस पर और डेली अवामिल के लिए हम्म हर शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम्म ना सिर्फ ये कि आपको शायद बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है, बल्कि आपकी नफ्सियाती सतह के ऊपर एक ख़ास किस्म की तश्कील जो है, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाती है, जो कि ज़ाहिर है हर एक के लिए मुमकिन नहीं है, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। सो द ईज़ी वे आउट इज़ टू फाइंड एन एंकर अगेंस्ट द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दैट एवरी ह्यूमन बीइंग फील्स। और ये आपके और मेरे लिए भी उसी उतना ही मानी रखता है। हो सकता है उसकी डिग्री या उसकी क्या उसे कहना चाहिए, उसकी हमारी जिंदगी में अहमियत कम हो गई हो। हमने शायद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के कुछ एस्पेक्ट्स को सॉल्व कर लिया हो। अक्सर लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते। हो सकता है हम भी उन्हीं में से हों। तो हमारे लिए वो एक तस्वुर, उस एंकर से जुड़ना जरूरी है। ये एंकर जो है इंसान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बगैर वरना इंसान जो है बहुत ज्यादा नफ्सियाती इस्तराब का शिकार हो जाता है। तो मसला ये है कि डिबेट तो होनी चाहिए। डिबेट लेकिन प्रोडक्टिव उसी वक्त हो सकेगी जब तमाम शुरका जो उस डिबेट में मौजूद हैं। हमारे यहाँ डिबेट क्यों नहीं होनी चाहिए और क्यों नहीं हो सकती, मैं उसके ऊपर ही बात करूंगा। ये डिबेट कहाँ हो सकती है, ये एक अलग मसला है। लेकिन शुरका को ऑनेस्ट होने की जरूरत है, जो तमाम के तमाम उस टेबल पर ला रहे हैं। यू नीड टू हैव अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन विच दैट डिबेट कैन टेक प्लेस। और डिबेट का मकसद बुनियादी तौर पर सिस्टम की तश्कील नहीं होनी चाहिए। वो जो जो नीचे ने कहा था ना कि टू द विल टू अ सिस्टम इज लैक ऑफ इंटेग्रिटी। तो हमें बुनियादी तौर पे इंटेग्रिटी की तरफ जाना है और बुनियादी तौर पे इंटीग्रल सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, रादर देन ट्राइंग टू क्रिएट अ सिस्टम फॉर सोशल रेगुलेशन और सोशल कंट्रोल, जो कि बुनियादी तौर पे मज़ाहिब का मसला रहा है। और मज़ाहिब का लफ्ज़ मैं इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तसव्वुर खुदा जो है वो बुनियादी पिलर है या बुनियादी सतून है मज़ाहिब का। आई होप हम्म आई हैव आंसर्ड योर फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस वाज एक्सीलेंट। आई रियली एंजॉयड इट। आपने पॉइंट्स को काफी डिटेल में और बड़ी अच्छी तरह समझाया है। बल्कि मैं व्हाइल यू वर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस तो मुझे और कई सवाल मेरे जहन में आ रहे थे। तो उसमें एक चीज मेरे जहन में आई थी। आपने जो पहली बात की थी सच्चाई की, कि अक्सर जो शुरुआत है वो शायद सच्चाई की तलाश से होती है, ट्रूथ सीकिंग से। जी हमने बात की जी ट्रूथ मीनिंग कंट्रोल और सर्टेनिटी की। तो जी ट्रूथ में आपने कहा कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। सो व्हेनेवर जी। वी आर सॉर्ट ऑफ लाइक, हम किसी टॉपिक को सर्च कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में हम तजस्सुस रखते हैं, तो हम्म वो चीज जो है उसके ऊपर एक ओपन ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो मेरे जहन में अक्सर ये एक सवाल आता है कि जैसे जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, हम्म। अब वो जिस मजहब में पैदा होता है, वो चाहे हिंदू पैदा हो, मुसलमान पैदा हो, क्रिश्चियन पैदा हो या कोई और उसके अंदर हो, तो वो उसको उस रंग के कलर्ड ग्लासेस पैदा होते ही पहना दिए जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब हिंदू है तो रेड कलर ग्लासेस पहना देंगे, मुस्लिम है ग्रीन कलर ग्लासेस पहना देंगे, क्रिश्चियन है तो ब्लू कलर के ग्लासेस पहना देंगे उसको। और जब बच्चा बड़ा होगा तो उसकी दुनिया उसको या तो ब्लू, रेड या ग्रीन दिखेगी। बिल्कुल ठीक। अब अब उसको वही सच दिख रहा है, लेकिन वो हम्म। शायद इस बात को नहीं पहचानता, और वो सारे बच्चे हम सभी हैं, कि ये जो दुनिया है वो मुझे ग्रीन दिख रही है तो मैं ग्रीन कह रहा हूँ, कोई और रेड कह रहा है, तो दोनों शायद अपनी अपनी जगह पे सही कह रहे हैं, बट दोनों का पर्सपेक्टिव लिमिटेड है। सच्चाई का, एक बड़े से पजल का ठीक एक है। छोटा सा हम्म। पीस हर एक के पास अपना अपना मौजूद है। जी। तो जो मेरे ख्याल में पहली चीज जरूरी है वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के लिए, जो मेरे ख्याल में ज्यादातर बड़े लोगों को इस सवाल की तरफ पुश करती है, वो प्योर क्यूरियोसिटी है, एज एन इमोशन। ठीक क्योंकि है। हाँ, अगर कोई इंसान जंग के महाज पे निकल रहा है अपने सच को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो सच नहीं है मेरे नजदीक। ओके। आपका जो सच है, सच जो है वो होना चाहिए किसी हद तक, काफी हद तक आई वुड से ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। और उसी तरह हो सकती है कि आप जो है वो अपनी जो इंटेलेक्चुअल हंट है या जो सर्च है, उसको हर पर्सपेक्टिव से कोशिश करें कि आप बैलेंस रखें। इट इज ऑल टू मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ कि अपने कॉग्निटिव बायसेस को समझें, अपनी लिमिटेशंस को, कि ये मेरे हम्म। माइंड की लिमिटेशंस हैं, और अगर मैंने इससे आगे इस सवाल को वाकई परखना है, समझना है इन इन ऑल इट्स एसेंस, तो आई कांट बी द वन हु इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट व्हाटएवर बिलीफ सिस्टम आई हैव राइट नाउ। आई शुड बी द वन ओके। हु इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम। सो हम्म। मैं उसमें एक टेड टॉक देख रहा था, जिसके अंदर एक उन्होंने दो किस्म के माइंड सेट्स बताए थे। एक था स्काउट माइंड सेट और एक था सोल्जर माइंड सेट।
तो हम्म उसमें उन्होंने कहा था कि 2 किस्म के लोग होते हैं। कहते हैं कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो सोल्जर माइंडसेट के होते हैं, जो कि एक ट्राइबल तरीका है सोचने का, कि प्रोटेक्टिव तरीका है कि जो मेरी ट्राइब है इसका इन ग्रुप ये है, ये मेरे वाले लोग हैं, ये फलाने, ये आउटसाइडर्स हैं। अब वो चाहे यूएस हैं और वो ईरान को आउटसाइडर समझ रहे हैं, या वो ईरानी हैं जो अमेरिका को आउटसाइडर ठीक है, समझ रहे ठीक, हैं, या बिल्कुल ठीक, ठीक। बिल तो बट जो सच्चाई ढूँढने वाले लोग हैं, दे कांट बी सोल्जर्स, दे हैव टू बी स्काउट्स। स्काउट का काम लड़ना नहीं है, स्काउट हम्म का काम जो है सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, आई मीन एटलीस्ट एज़ फार एज़ गोइंग ऑन दैट राउट, कि यार आप कोशिश इस तरीके से रखें। दूसरा जो था, फिर मीनिंग के ऊपर बात आ रही थी, तो मीनिंग में आपने कहा कि जो पर्पस है वो भी शायद मतलब इंसान की ज़रूरत है, अपना पर्पस को शायद तलाश करना है उसके ऑफ ऊपर। कोर्स। बिल्कुल। तो काफ़ी लोग, मैं एक और जगह पे एक चीज़ पढ़ रहा था कि हैप्पीनेस की तलाश में लोग निकलते हैं, और फिर जो है ना आयरॉनिकली हैप्पीनेस मिलती नहीं है। बट पीपल हू हम्म गो और वो पर्पस की तलाश में निकलते हैं, तो उनको हैप्पीनेस मिल जाती है, अगर उनको पर्पस मिल जाए पहले तो। ठीक है। तो हाँ, पर्पस टेंड्स टू बी समथिंग जो कि इवेंचुअली हैप्पीनेस करता है, मतलब वहाँ तक लेके जाता है, व्हिच इज़ आल्सो व्हाई आई थिंक कि पर्पस जो है वो इनबिल्ट है ह्यूमन नेचर के अंदर। हम्म फॉर ऑल अ लॉट ऑफ अस टू हैव, आई थिंक जो गॉड का क्वेश्चन है वो बहुत सारे लोगों को एक इमीडिएट पर्पस भी प्रोवाइड कर देता है, तो इन दैट वे इट टेंड्स टू हैव सम सॉर्ट ऑफ benefit to a certain sect of the population. Not हम्म entirely, but हाँ, in some ways I think वो चीज़ भी है। ये these were just some of the points that came into my mind. I thought कि मैं इनको भी आपके सामने रख के ओके, present करूँ। ठीक है। तो now we can move to second question, जहाँ पे हम आ रहे थे कि क्या ये जो डिबेट है, इसका हम्म ह्यूमन वेल बीइंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट है या हो सकता है? और क्या, या फिर इसका जो काम है वो मोस्टली है कि जो भी आपकी आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी डेवलप हो गई है इन रेलेवेंस टू गॉड्स एग्जिस्टेंस और नॉट, क्या हम्म उस चीज़ को पुख्ता करना वो है इस डिबेट का मकसद, या फिर क्या इंसान की वेल बीइंग को प्रमोट करना है और एक्सटेंड करना है व्हेन वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ गॉड? व्हाट? ओके, ओके। अच्छा, अब देखिए, रिलीजन जो है ना, उसे आउटराइटली रिजेक्ट करना जो है वो अपनी जगह एक बेवकूफ़ी की बात है। हम्म। हम ये तो बात कर सकते हैं कि आज के दिन मैं ये क्या विश रख सकता हूँ कि मज़हब जो है उस क्या शेप इख्तियार करेगा। अ, हम इसके ऊपर भी डिबेट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ एक लहर है जिसमें एक पार्टी जो है वो मज़हब का मुकम्मल तौर पर इनकार कर रही है, और एक पार्टी जो है वो मज़हब को मुकम्मल तौर पर राइज करने के चक्कर में है, राइज करने की पूरी एक मुहिम चला रही है। ये अपनी जगह डिबेट्स। लेकिन अगर हम इसको, हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपना बड़ा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ह्यूमन हिस्ट्री में मज़हब का रोल क्या रहा है, या खुदा का रोल या डिविनिटी का रोल जो है वो क्या रहा है। इट हैज़ बोथ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस एज वेल एज नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, पहली बात ये, हम पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन से शुरू कर लेते हैं कि पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इसकी क्या है। इसके ह्यूमन हिस्ट्री में जैसा कि मैंने आपसे पहले अभी बात की कि हमें एक बड़े पर्सपेक्टिव के अंदर इस कहानी को देखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि किसी एक समत खड़े होकर वो वाली पोजीशन या वो वाली साइड ना लूं, बल्कि इसको हम थोड़े से एक, अगर से न्यूट्रल होना बड़ा मुश्किल काम होता है, बट न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश कर लें। तो हम पहले पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर लेते हैं। केवमैन से लेकर अब तक जाहिर है ये, जब इंसान ने, जो हमारा पर्सपेक्टिव है कि इंसान ने खुदा का तस्वुर जब कॉइन किया, खासतौर पर पॉलीथीइस्ट सोसाइटीज़ के अंदर, तो वो बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा था। वो सवाल जो हैं वो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड थे, वो सवाल जो हैं वो उसके इर्द-गिर्द की कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड थे, वो एथिक्स से रिलेटेड थे, और इवेंचुअली जब ये कहानी आगे और बढ़ गई तो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो पूरा एक डिसिप्लिन जो है वो इस पूरी डिबेट से मारिज़ वजूद में आया। तो अर्ली मैन से लेकर बल्कि किसी हद तक आज तक जो है, जब आप शऊर की बात करते हैं, जब आप अखलाकियात की बात कर रहे हैं, जब आप एथिक्स की बात कर रहे हैं, आप कॉस्मोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप यूनिवर्सल डेफिनेशंस की या यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, आप एपिस्टेमोलॉजी को समझना चाह रहे हैं, तो इस सारी कहानी के अंदर खुदा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये खुदा वाली जो डिबेट है ख़ास तौर पे, और ये मज़ाहिब के दरमियान भी जो डिबेट, देखिए डिबेट आज के दिन तो ये हो सकता है कि डिबेट जो है वो मज़हब बामुकाबला एथियज़्म या मज़हब बामुकाबला एग्नोस्टिसिज्म हो रहा हो, लेकिन ज़्यादातर अरसा जो है वो एक मज़हब वर्सेस अदर मज़हब, पॉलीथेइस्ट वर्सेस मोनोथेइस्ट, मोनोथेइस्ट वर्सेस मोनोथेइस्ट, सिमेट्रिक रिलीजन वर्सेस सिमेट्रिक रिलीजन, ये वाली डिबेट होती रही। हमारा रिलीजन क्यों तुम्हारे रिलीजन से बेहतर है? तो वो बताने की ये कोशिश कर रहे थे कि हमारी एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिवर्स जो है, वो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिवर्स से सुपीरियर है।
तुम्हारी एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिवर्स के अंदर ये खामियां हैं, तुम्हारे एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर ये मसला है। सो दिस हैज एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। मतलब आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि एथिक्स जो हैं वो एक किसी पॉइंट पर कहीं आसमान से उतर के किसी तख्ती पर नहीं लिखी गई थी। एथिक्स हैव टेकन एन एवोल्यूशनरी रूट, जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एथिक्स डेवलप हुई। बहुत सी चीजें जो अब से 100 साल पहले एथिकल थी वो आज एथिकल नहीं है, जो अब से 1000 साल पहले एथिकल थी वो अब से 400 साल पहले एथिकल होना उन लोगों ने उनको खत्म कर दिया था। इसी तरह हमारे जो तस्वुरात कायनात से मुताल्लिक हैं, हम अपने इर्द गिर्द सितारे नजर आते हैं, अपने गिर्द सेलेस्टियल बॉडीज नजर आते हैं, हमारे तस्वुरात, वो बहरल मज़ाहिब से उनका बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन देने की उसको कोशिश की। तो चाहे उसके अंदर गैलीलियो को आपने बुला के कहा हो कि भाई जमीन नहीं घूमती, और गैलीलियो ने बाहर निकल के कहा हो, क्योंकि अभी तो मैं मान लेता हूँ बट बाहर निकल के मैं कहता हूँ नहीं घूमती, बट एक्चुअली इट हैज गिवन बर्थ टू अ न्यू काइंड ऑफ अ डिबेट। डार्विन के ऊपर आपने एतराजात उठाए हों, लेकिन आपको ये पता है कि डार्विन के किए गए एतराजात को आज के दिन बहुत से लोग जो हैं, जब डार्विन को देखिए, डार्विन का जो मैं बहुत ब्रीफली इसको बात करना चाहूंगा, ये कहानी किसी और संप निकल जाएगी। बट डार्विन खुद भी एक डिवाउट क्रिश्चियन था, कोई डार्विन कोई एथियस्ट नहीं था, कोई एग्नोस्टिक नहीं था। बट डार्विन की जब बात आई तो रिलीजन्स को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि आप क्रिएशनिज्म के अगेंस्ट आपने एक और फलसफा खड़ा कर दिया। लेकिन आज के दिन आप देखेंगे कि बहुत से जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन रिलीजन की है, उसके अंदर उन्होंने क्रिएशनिज्म और एवोल्यूशन को कहीं इकट्ठा करके मिला मिलू के एक नई कहानी क्रिएट कर ली है। सो दे आर नाउ सबमिटिंग टू दैट काइंड ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी एंड ओनिंग इट एज वेल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो ये डिबेट तो जाहिर है ये हुई, ये डिबेट की अगर गुंजाइश थी तभी ये डिबेट आगे बढ़ी है ना। तो दीज आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। मैं अखलाकियात के हवाले से और कायनाती वजाहतों के हवाले से मैं समझता हूँ कि मजहब का, खुदा का, डिविनिटी का, इन मजाहिब का, इन तमाम बहसों का, जिनको आज के दिन बहुत से लोग कार महज समझते हैं और बेकार समझते हैं, बहुत बड़ा रोल रहा है, और ये रोल आज के दिन भी मौजूद है। लेकिन जाहिर है जहाँ किसी चीज़ की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होती है वहाँ उसकी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भी होती है। अ, मगर आज के दिन अगर मैं देखें, हम 21st सेंचुरी में, जैसे कि मैंने अब कहा, अब लड़ाई मज़ाहिब के बीच तो अपनी जगह तो वो तो चलती रहेगी, वो तो हमेशा ही चलती रही। अब एक नए किस्म की लड़ाई शुरू हो गई है, जहाँ एथियज्म जो है वो एक ब्रांड किसी हद तक बन गया है। आई डोंट कॉल इट अ रिलीजन। मेरे बहुत से दोस्त जो है उसको, एथियज्म को भी रिलीजन कहना चाहते हैं, अगर दे डोंट अंडरस्टैंड डेफिनेशन, द वेरी डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। बट एथियज्म एज अ ब्रांड, यस। और हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो मिलिटेंट एथियस्ट के तौर पे भी रोल अदा कर रहे हैं, जिन्होंने हर वक्त डंडा उठा के और लड़ाई करनी है मज़ाहिब के साथ, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ, which is not supposed to be what atheism is all about. But atheism is a becomes a brand, and शायद रिएक्शन में, अब ये रिएक्शन आपको फैसला करना है कि रिएक्शन रिलीजन ने दिया या रिएक्शन रिएक्शन एथियज्म ने दिया, पर रिलीजन वालों ने अपना झंडा उठा लिया। तो रिलीजन की अलमबरदारी जो है वो अपनी जगह शुरू हो गई, एथिज्म का ब्रांड अपनी जगह शुरू हो गया, और ये मुतसादिम हो गए एक दूसरे से। और इस तसादुम के अंदर जो है वो एक डिफरेंट तरह की ट्राइबल आइडेंटिटी, एक डिफरेंट तरह की पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एक डिफरेंट तरह की ग्रोही मफादात की सियासत जो है वो अब सामने आना शुरू हो गई, जिसमें लोगों ने पोजीशंस लेनी शुरू कर दी हैं, और लोग मिलिटेंट होते होते जा रहे हैं, और लोग वायलेंट होते जा रहे हैं। तो ये जो डिबेट है, इस डिबेट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अपनी जगह है, बट इस डिबेट की नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस भी हैं। अब किस स्टेज पे और कहाँ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नेगेटिव कंट्रीब्यूशन को टेक ओवर कर लेगी, ये एक पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है कि आप और मैं उसको किस तरह देखते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपकी जिसे हम आज के दिन न्यू एथिज्म मूवमेंट कहते हैं, डॉकिंस की, हिचन्स की, या हैरिस की, तो उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत शार्प हैं और बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं। बट एज फार एज द डायलॉग इज कंसर्न्ड, दे हैव एक्चुअली टेकन अप द सेम पोजीशन एज अ मुल्ला एक्चुअली। तो वो बड़ा टेरिबल डायलॉग प्रोसेस है। तो आर्गुमेंट्स अच्छे हैं, डायलॉग बुरा है। तो हुआ क्या है उससे, मुझे लगता ये है कि जो लोग पहले से उनकी साइड पे थे, वो जिसे कहते हैं ना, दे आर प्रीचिंग टू द क्वायर ऑलरेडी। खैर देखें अब कितनी अजीब सी बात है, मैं उधर एक मजहबी कॉनोटेशन यूज कर रहा हूँ फॉर न्यू एथिज्म, बट दे वर एक्चुअली कन्वर्टिंग दी ऑलरेडी कन्वर्टेड, जो है वो वाली कहानी है। तो जो अनडिसाइडेड या ऑन द फेंस है ना, उनको परसुएट करने में मुझे नहीं लगता को बहुत कामयाब होते हैं। अब आप जब आप तंज की राह अपनाते हैं, जो हो सकता है मैंने भी कभी अपनाई हो, ये नहीं कि हम सब उससे मुबर रहे हैं, हम सब उस रास्ते से गुजरते हैं, या आप लड़ाई वाली उस पे चले जाते हैं, तो जो फेंस पे लोग बैठ होते हैं ना, वो और अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, बिकॉज वो उसके अगेंस्ट एक रिएक्शनरी वो आता है, क्या उसे कहना चाहिए, एक 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 रिएक्शनरी साइकोलॉजी जो है वहां पे वो काम करना शुरू कर देती है। तो मुझे लगता ये है कि ये जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, जो न्यू एथिज्म मूवमेंट है, उसके अंदर ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भी हमें नजर आई है। मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत ज्यादा हमें फायदे हुए हैं।
अलबत्ता ऐसे लोग जो कि कहीं पे बहुत ज्यादा फेंस के इस साइड पे थे या सोचने के आदी हो गए थे, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो रिलीजियस, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ वो बन गए, ट्राइब्स बन गए। जो सो कॉल्ड रिलीजियस ट्राइब है, उसके लिए बुनियादी तौर पे उन्होंने और स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेनी शुरू कर दी हैं उसके अगेंस्ट, रादर देन टेकिंग इट एज अ डायलॉग, समथिंग, कोई इल्मी बहस या कोई इल्मी नजरिया या उसकी कोई इल्मियात के ऊपर बहस होने के बजाय वो बहस जो है किसी और तरफ जो है वो निकल गई है। अच्छा, अब इ- मसला ये है, अच्छा इसमें एक और इशू भी है। वो इशू ये है कि किन सोसाइटीज में ये हो सकता है, मतलब ये अगरचे आपका सवाल नहीं है लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा उसको, चूंकि बात आ गई है, पाकिस्तान में या मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो है वो ऐसी डिबेट्स जो हैं वो लॉपसाइडेड हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि जो स्टार्टिंग कंडीशंस हैं वो आपके और मेरे लिए बराबर नहीं है। एक पार्टी को ये इजाजत है कि वो कुछ भी कह सकती है, और दूसरी पार्टी को ये इजाजत तो दूर की बात है, वो कुछ भी कहेंगी तो उसके ऊपर पर्चा हो जाएगा। तो जब ऐसी पोजीशन में आप हो, तो एक साइड जो उसको, जिसके लिए सोशल रिस्क और लीगल रिस्क बहुत शदीद हो, और दूसरी साइड के लिए ऐसे रिस्क एग्जिस्ट ही ना करते हो, तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वेल बीइंग ऑफ डिबेट जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया था ना, कि वेल बीइंग ऑफ डिबेट, दैट रिक्वायर्स वन अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट which does not exist, unfortunately, especially right now in the Muslim countries, less so in Christian countries and less so in even Hindu countries जो कि हिंदू नहीं है, सेकुलर कहते हैं अपने आप को, बट हिंदू अक्सरियत है। बट वहां पे आप देखेंगे कि फिर भी ओपन, मिसाल के तौर पे भी आपने शुमाइल नदवी और जावेद अख्तर की डिबेट देखी वहां पे। पाकिस्तान में शुमाइल नदवी वाली पोजीशन बहुत सारे लोग ले सकते हैं, बट पाकिस्तान में यू विल नॉट फाइंड अ पर्सन हु कैन एक्चुअली सिट ऑन दैट पर्टिकुलर सीट जहां जावेद अख्तर साहब बैठे थे। अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही, कोई हिम्मत ही नहीं करेगा कि वहां बैठ के वो करे। उसकी वजह ये है कि रिस्क है उसके अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ तो किसी भी चीज को आप कुछ भी बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये डिबेट नहीं हो रही। हमें इस बात पे खुश नहीं होना चाहिए कि शुमाइल नदवी जीत गया है, हमें इस बात पे गमगीन होना, या क्योंकि एज फार एज जो डिबेट वाली बात है ना, जिस तरह तालियां किसने ज्यादा बजवा ली, और यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने कहा कि जी शुमाइल नदवी साहब ने बड़ा कारनामा कर लिया, मैं उस डिबेट पे नहीं जा रहा कि उनके कोई आर्गुमेंट्स में कोई जान थी या नहीं थी, फॉरगेट अबाउट इट। तालियां उन्होंने ज्यादा बजवा ली, हो सकता है उनके ज्यादा लोग थे, वो भी नहीं। हमें इस बात पे गमगीन होना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसी डिबेट क्यों नहीं हो सकती। ये डिबेट हो तो उसके बाद फैसला कर लेना कौन जीता है कौन नहीं। एक पूरी सोसाइटी है जहां ये डिबेट हो ही नहीं रही। तो सवाल ये नहीं है कि हु इज राइट, सवाल ये है कि व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी अलाउज दिस काइंड ऑफ डिबेट। आर वी द सोसाइटी? Are we in a position to call ourselves a progressive society, a society which has acceptance, a society which is conducive to all different kind of thoughts, a society which is open to uh, different ideas, a society which respects the ideas of anybody? Or is it a society which is not allowing different kind of belief systems? तो अब आपको खुद फैसला करना है कि कौन सोसाइटी बेहतर है और कौन सोसाइटी बदतर है। तो अनफॉर्चुनेटली जो वेल बीइंग ऑफ द डिबेट है ना, वो सारी अब घूमेगी इसके ऊपर कि सोसाइटी कहाँ खड़ी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज़बरदस्त रिप्लाई की, मैं बड़ा गौर से इसको सुन रहा था। और इसमें आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि रिगार्डलेस के डिस्कशन में या उस डिबेट में कौन जीता नहीं जीता, बात ये है कि वो डिबेट हुई, वो डिबेट हम्म। हो सकती थी वहाँ पर। और ये एक चीज़ है जो किसी भी सोसाइटी में या उसका हिस्सा होनी चाहिए। वजह ये है कि जब भी कोई सोसाइटी एक तरफ ज़्यादा लीन कर रही होती है, तो वो अपने कॉग्निटिव बायसेस के अंदर घिरने के उसके चांसेस और उसकी वजह से गलतियाँ करने के, जो कि आपके ब्लाइंड स्पॉट्स में, ब्लाइंड एरियाज में चीज़ें आती हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जहाँ पर आई थिंक वेयर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी हेल्प्स, और वो उसी तरह हेल्प करती है कि आपके जो नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट यू हैव इन टर्म्स ऑफ बेटर डिसीजन मेकिंग, वो आपके बढ़ जाते हैं अगर आपको ज़्यादा अच्छा एक बैलेंस पर्सपेक्टिव आपके पास हो, एक आम इंसान के पास। अगर मैं ये भी फील करता हूँ कि जो एक आम आदमी है, उसके लिए कई सवाल जो है वो बड़े खतरनाक भी होते हैं। यानी कि वो ओके। शायद एक इंटेलेक्चुअल के लिए वो सवाल ईज़ी हो, हम्म। बिकॉज़ उनके लिए ऑलरेडी एक उन्होंने अपने मतलब दे हैव समथिंग टू लीन बैक ऑन इन टर्म्स ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कि यार अच्छा चलो मैं इस चीज़ के ऊपर मज़ीद रिसर्च कर सकता हूँ, मुझे और चीज़ें पता चल सकती हैं, शायद मुझे सब कुछ ना पता और मैं कंफर्टेबल उस सेंस। बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है, उनके लिए एक डर आ जाता है। बट एक और चीज़ है, उसमें वी फॉर वेंडेटा एक मूवी थी, उसमें एक डायलॉग वो बोलता है, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, बट उसका एक पॉइंट होता है, वो कहता है कि आइडियाज़ आर बुलेट प्रूफ। यस। तो एक एक अच्छा आइडिया जो है वो बड़ा बुलेट प्रूफ होता है, और वो उसी तरह आके जो है वो आपको लगता भी है, और वो काफ़ी लोगों के पर्सपेक्टिव और नज़रिए बदलने में भी कामयाब हो जाता है, जिसका डर उन लोगों को होता है जो वो उन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं एज़ कंट्रोल।
और जाहिर है अगर आप किसी पावरफुल क्लेरिक को उसके कंट्रोल से आप हटाने की कोशिश करेंगे तो वहां से कोई ना कोई रिएक्शन आपको डेफिनेटली आएगा। एंड मसला फिर वही आ जाता है कि वहां पे जंग आ जाती है कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्चुअल वर्सेस एक फेथ बेस्ड कंट्रोल मैकेनिज्म की, जो कि एक आम आवाम जिसको ज्यादा उस तरफ आ रही है। फिर आपने एक और बात भी की कि being better at debating a topic is separate from being better at persuading someone। कि एक आम आवाम को persuade करना एक मुश्किल काम है, एक मुश्किल चीज है। चाहे आप militant atheist बन जाए कोई एक आदमी, मैं एक बात करूँ, like suppose he believes in it, so हम्म। some people call it religion, मैं उसको religion नहीं बोलूंगा because religion के साथ आपकी बहुत सारे cultural और दूसरी connotations चीजें आ जाती हैं, but वो एक faith system जरूर हो सकता है। I mean just like मतलब फेथ सिस्टम एक बिलीफ है आपका कि गॉड नहीं एग्जिस्ट करता। हाउएवर जो आई थिंक साइंटिफिकली रेलेवेंट पोजीशन That's है मेरे that's हिसाब that's से। that's हाँ that's हाँ हाँ that's not faith actually. That's basically just asking a question. Faith is where हाँ reason gives way to हाँ a belief system without any evidence. No, I agree So, with you. For yeah. example, there could be people who would believe in a certain belief system, वो उनका अपना फेथ हो सकता है, बट उनके लिए बहुत सारी जो बाकी एविडेंस है वो काफी है, और जो मिसिंग गैप्स हैं वो उसको समझते हैं कि यार ये थोड़े से गैप्स हैं, ये ज्यादा नहीं है, मैं थोड़ी सी नहीं, मैं assumption दे रहा उसमें नहीं हूँ। नहीं उसमें उसमें मैं थोड़ा सा, मुझे अच्छा। उस सेगन के लफ्ज यहाँ दोहराने देना। सेगन ने कहा था कि आई डोंट वांट टू बिलीव, आई वांट टू हाँ। नो। तो जब लफ्ज आपका बिलीफ का लफ्ज आ जाता है ना, मतलब डू यू बिलीव कि आप इस वक्त लाहौर में बैठे हैं, इज इट अ मैटर ऑफ बिलीफ? It is a matter of belief, it is not a matter of but belief. you however, you know that but I you know agree, that you are it's both sitting in things. Lahore, हाँ you are हाँ taking a I sip of coffee, इसके लिए बिलीफ की yeah, जरूरत नहीं है। ठीक है, बिलीफ agreed. की जरूरत It's आपको वहां है जहां आपको पता नहीं है, यू आर नॉट सर्टेन हाँ अबाउट इट, बट इट्स लीप ऑफ yeah. फेथ ना, फेथ इसीलिए उसे तो कहते आपके ने जो जो बिलीफ है वो उन गैप्स को फिल करने के लिए यूज किया जाता है जो आपकी नॉलेज के अंदर है। Somewhat, हैं। नॉट something नॉट like नॉट नेसेसरली, बिलीफ इज नॉट अबाउट फिलिंग द, वो अब नील ग्रास टाइसन वाली बात हाँ है ना कि गॉड इज एन एवर रिसीडिंग पॉकेट ऑफ ह्यूमन इग्नोरेंस, yeah कि जो आपको नहीं हाँ पता वो आप खुदा के नाम डाल दें। बट आई मैं बिलीफ को थोड़ा सा उससे सेपरेट रखना चाहूंगा। एनीवेज, मैं आपकी बात काट दी, हाँ आप हाँ। सवाल की तरफ जा रहे थे, सॉरी। अच्छा हाँ, I'm forgetting the question, या मैं कुछ उस पे ट्रेल पे चल रहा था, बट हाँ उसमें ये चीज मेरे जहन में आ रही थी कि persuasion versus the ability to intellectually hold a conversation or a debate about the topic. So मैं ये फील करता हूँ, एग्जाम्पल है, every time I've had a discussion थोड़ा सा openly about any of these topics जो कि थोड़ी सी वैसे ही controversial होती हैं, तो the first thing it triggers in people normally are emotions, very strong emotions, चाहे वो for हो या against हो, but वो एक emotions फौरन सबसे पहले आते हैं। मैं ये फील करता हूँ कि फॉर एन इंटेलेक्चुअल टू एंगेज विद समवन ऑन एन इन एन लॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल फैशन, ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो पहली चीज है वो इमोशंस के थ्रू एक आपने एक लिंक क्रिएट करना है, एंड देन सॉर्ट ऑफ लाइक इट हैज टू बी अ स्लोअर प्रोसेस of हम्म। getting someone to really see things from your perspective, which is different from their own. Because जो ओके। cognitive biases हैं वो तो पहला काम हमारा यही करते हैं कि जैसे ही हमें थ्रेट आती है तो सबसे पहले तो आप अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर लेते हैं। थ्रेट का मतलब है कि now I need more data to support my हम्म। belief system rather than कि I am open to somebody else's thought process, for हम्म। example. तो ठीक है। वो हाँ थोड़ा सा उस एज इन व्हाट आई फील इज कि wherever the debates happen वहाँ पर the other thing other than logically understanding the whole situation, yes, कि उसका एक इमोशनल पहलू और लोगों को उनकी जगह से हिलाने के लिए या उनके पर्सपेक्टिव से कुछ नया पर्सपेक्टिव उनको एक्चुअली दिखाना और एक्सपीरियंस करवाने के लिए आई थिंक परसुएशन हम्म। टैक्टिक्स जो है वो जरूरी है। हम्म। आपकी इमोशनल। आवाज से, ओके ओके, तो सवाल 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 इसमें क्या निकला? हाँ जी, सवाल मेरे इसके अंदर ये होगा कि आई मीन जब हम डिबेट्स की बात करते हैं जहां पर हम we're discussing for example the existence of God, so हम्म। whether those debates become relevant या उन डिबेट्स का कोई एक्चुअल रियल इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है, आई थिंक मेरा सवाल ये है कि क्या वो चीज़ उनकी इंटेलेक्चुअल वेटेज के ऊपर डिपेंड करती है उन बातों की जो वहां पे हुई, या क्या वो चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने इमोशनली किसी को कितना कायल किया। अच्छा, अब ये थोड़ा लंबी बात हो जाएगी। मैं देखिए, मैं आपको ना दो तीन इसके अंदर चीजें जो हैं वो मुझे करने दीजिए। एक तो ये कि कौन डिफाइन करेगा कि इंटेलेक्चुअल कौन है और कौन नहीं है। हम सब अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, मुसीबत ये है, ऐसे ही। और अगले को बेवकूफ समझते हैं। दैट इज अनदर प्रॉब्लम, जिसमें मैं और आप भी हो सकता है शामिल हो।
तो तो मैं ये लेबल जो है ना ये लगाना बड़ा मुश्किल है, कौन सी डिबेट इंटेलेक्चुअल डिबेट थी, कौन सी डिबेट जो थी वो बेवकूफ़ाना डिबेट थी, कौन से लोगों ने अकल की बातें की, कौन से लोगों ने अकल की बातें नहीं की। जावेद अख्तर साहब की साइड पे आप तो शुमाइल नदवी के सारे जो दिए हुए दलाइल हैं वो आपको बेवकूफ़ाना लगेंगे। आप शुमाइल नदवी साहब की साइड पे हैं तो आपको लगेगा जावेद अख्तर साहब कितने बेवकूफ़ाना, देखे ना, उनसे तो फलां चीज़ का वो जवाब ही नहीं बन पाया। तो आप उसे डाइसेक्ट करना, और वो हमारे यहाँ मुसीबत वही है ना कि हमने साइड्स ले ली। अच्छा, अब ये साइड्स है ना, मैंने स्टीवन वाइनबर्ग का वो बड़ा मशहूर एक कॉल है कि रिलीजन इज एन, अब आप जब इस स्टेज पे पहुंचते हैं ना, मतलब वो उसने कहा कि रिलीजन इज एन इंसल्ट टू ह्यूमन डिग्निटी। अब ये अब बड़ा स्ट्रांग है ये पहला जुमला, ठीक है, रिलीजन इज एन इंसल्ट टू ह्यूमन डिग्निटी। लेकिन इसके बाद वाली बात जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप पहले फिक्रे को शामिल करके करेंगे ना, तो बहुत से लोग पहले फिक्रे के बाद ही भाग जाएंगे। लेकिन मैं पहले फिक्रे को फर्ज कर लीजिए, आप भूल जाएंगे रिलीजन इज एन इंसल्ट टू ह्यूमन डिग्निटी, ये बात आप ना सुने, और आप उसकी अगली बात सुने। उसने कहा जी विद और विदाउट इट, विद और विदाउट रिलीजन, you would have good people doing good works, good things, और evil people doing evil things। यानी जो बुरे लोग होंगे बुरे काम कर रहे होंगे, अच्छे लोग अच्छे काम कर रहे होंगे, इसके रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपने अच्छे लोगों से बुरे काम कराने हैं, बट फॉर गुड पीपल टू डू evil थिंग्स, आपको रिलीजन चाहिए। अब नाउ दिस ओपन्स अप योर होराइजन कि अच्छा यार ये बात अगर कह रहा है तो क्या इसकी कोई एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है, कोई सच्चाई इसमें मौजूद है। यू probably want to talk about it, but when you open up with religion is an insult to human dignity, तो अगला कहेगा यार इस बंदे से बात मैं क्यों करूं। सो दीज आर द काइंड ऑफ पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन, इन्हें अवॉइड करना जो है हमें जरूरी है अगर हम एक मीनिंगफुल डायलॉग या मीनिंगफुल डिबेट कर सकते हैं। अब मैं बहुत दफा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की बका इसमें है कि पाकिस्तान एक सेकुलर सोसाइटी में बदल जाए। लोग इससे बहुत भागते हैं, लोग कहते हैं नहीं सेकुलर तो बड़े लादीन लोग हैं, सेकुलर में तो ये हो जाएगा, सेकुलरिज्म में तो वो हो जाएगा। मैं इस वक्त सेकुलरिज्म की बहस नहीं कर सकता, उसके ऊपर पूरे पूरे हमने बड़े 3-4 पॉडकास्ट कर दिए, 2-4 हमने मुज़ाकरे कर दिए, वो भी अपलोड कर दिए। लोग कहेंगे सिवाय इसके इस आदमी के पास कोई और बक-बक करने को है ही नहीं, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाता। लेकिन आप अगर दुनिया में आज देखें तो सेकुलर सोसाइटीज़ के अंदर जो गॉड की एक्जिस्टेंस के ऊपर बात जब हो रही है, तो ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। ये लड़ाई नहीं है वहाँ पे। ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, ना ये लाइफ ऑल्टरिंग है, ना ये लाइफ थ्रेटनिंग है। ये हो रही है बात, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आपने कहा अच्छा नहीं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बुरा है। मैं उस दिन डॉकिंस की देख रहा था, पता नहीं किसके साथ डिबेट थी, एंड द गाय इज मैथमेटिक्स प्रोफेसर, बट पादरी भी था, नाम भूल गया मुझे उसका, बड़ा मशहूर आदमी है, पता नहीं क्या नाम था। खैर, वो सारी डिबेट के बाद लड़ाई शड़ाई सारी होने के बाद उसने कहा यार सबसे अच्छी बात यह है कि वी आर सिटिंग इन अ यूनिवर्सिटी एंड वी आर हैविंग दिस डायलॉग, एंड अगर ये बात यूनिवर्सिटी में नहीं होगी तो कहाँ होगी। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में ये का बाकायदा एचईसी की तरफ से वो आते हैं, मुरासले आते हैं कि फ़लाँ-फ़लाँ बात आप नहीं कर सकते। फ़लाँ बात आपने कैसे कर ली, ये डिबेट आपने कैसे कर ली। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ नॉलेज का मतलब समझा जाता है कि एक किताब के अंदर जो लिखा हुआ है ना, उसको आपने उसका तावीज़ बना के और घोल के किसी को पिला देना है, या उसके सर खोलना है ऊपर से उसके अंदर डाल देना है, और उसने वो जाके रिप्रोड्यूस कर देना है। इसी वजह से हमारे यहाँ ना इनोवेशन होती है, ना हमारे यहाँ थिंकर पैदा होता है। हमारा साइंसदान भी बुरा है। हमारा सिर्फ मौलवी बुरा नहीं है, हमारा साइंसदान नहीं बुरा है, इसलिए कि वो साइंसदान उसी सिस्टम से निकल रहा है ना, जो सिस्टम ओपन क्वेश्चनिंग जो है वो नहीं सिखाता, जो सिस्टम उसको इनोवेशन नहीं सिखाता। तो ये मसला है। जो थियोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं, जिस तरह की हमारी स्टेट है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, या इसे चलें सेमी थियोक्रेटिक स्टेट कह दें, वही सेम क्वेश्चन जो है, जो गॉड के ऊपर डिबेट है, जो एक फिलोसॉफिकल डिबेट थी, उससे अब लॉ भी उसी से फूटेगा। आपकी रेगुलेशन कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। अब देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, बट आपने लॉ भी वहां से निकाल लिया, आपने एजुकेशन भी वहां से निकाल ली, आपने पर्सनल स्टेटस भी वहां से निकाल लिया। आपने कहा किस शख्स को पूरे हकूक मिलेंगे, किस शख्स को कम हकूक मिलेंगे, किस शख्स को पार्लियामेंट काफिर डिक्लेयर करेगी, किस शख्स, एवरीथिंग इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग विच इन सेकुलर सोसाइटी इज जस्ट अ फिलोसॉफिकल डिस्कशन। और एक्सट्रीम केसेस में सर्वाइवल का इशू बन जाता है थियोक्रेटिक स्टेट में, कि आप किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, आपके ख्यालात क्या हैं, आप सोचते क्या हैं, इस पे आपकी जिंदगी मुनसर होती है। आप मार दिए जाते हैं आपके ख्यालात की बुनियाद पे। भाई मैं अगर सोचता हूँ किसी और तरह, तो उससे मेरी जिंदगी को क्यों इफेक्ट होना चाहिए। आप ज्यादा डिसएग्री कर सकते हैं ना, आप कहें यार मैं आपसे मुत्तफाक नहीं करता, ना करें, कोई मसला नहीं है। बट आप मेरी लाइफ एट स्टेक अगर ले आएंगे उसके ऊपर, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर शियाज की लाइफ एट स्टेक रही, जो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो तकफीरी उनके ऊपर नारे लगाते रहे। सुन्नियों की लाइफ एट एक्सट्रीम रही जब शियाज ने रिएक्शनरी प्रोसेस के दिया। अहमदियों के लिए दोनों ने लाइफ एक्सट्रीम कर ली। अभी कुछ दिन पहले चर्च जले हैं, हर कुछ दिन बाद चर्च। लाइफ बिकम्स अ प्रॉब्लम। ये सब कहाँ से फूट रहा है, ये सब रिलीजन से पूछ रहा है। तो सेकुलर सोसाइटी ना होने का नुकसान ये है कि इसका मतलब ये है कि हर रिलीजन को इक्वल स्पेस मौजूद नहीं। तो ये एसिमेट्री है जो विद इन अ रिलीजियस सोसाइटी एग्जिस्ट करती है और दुनिया में सेकुलर और नॉन सेकुलर स्टेट्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। इससे ये एक्चुअली साबित होता है कि ये जो डिबेट है
ये मैटर करती है वहां पे ज्यादा जहां पे ये आपको आजादी है इसकी, बिकॉज वहां इसको आप एक्चुअली एक इंटेलेक्चुअल, जैसे आपने जो लव इस्तेमाल किया, मैं इस्तेमाल करूंगा लोग मारेंगे तुम, तो वहां पे आप इसको असर्टेन कर सकते हैं इंटेलेक्चुअली। और जहां पे ये फ्री, जहां पे इसकी ज्यादा जरूरत है वहां पे आप ये नहीं कर सकते। सो ये एक बड़ा पैराडॉक्स है, बड़ा मुश्किल पैराडॉक्स है। पाकिस्तान में आप गॉड एग्जिस्टेंस को अगर क्वेश्चन करें, जेन्युइनली क्वेश्चन करें, और या उसकी सर्टेन इंटरप्रिटेशन को भी करें, तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप ये सुनने को तैयार नहीं है। सेकुलर सोसाइटीज में फ्री डिबेट हो रही है, क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी जो है ना सिर्फ ये कि स्टेट को रिलीजन से अलग कर दिया है, बल्कि उन्होंने अपील टू अथॉरिटी वाली कहानी भी निकाल दी है बड़ी हद तक। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पावर टूल नहीं है वहां पे, या आंसर जो है वो पावर टूल नहीं है। जब क्वेश्चन को आपने पावर टूल्स या पावर डायनामिक्स से सेपरेट कर लिया, तो वो सेपरेशन जरूरी है। और जब तक वो सेपरेशन नहीं होगी, वेयर क्वेश्चन इज नॉट यूज्ड और आंसर इज नॉट यूज्ड एज अ टूल फॉर पावर डायनामिक्स, टिल देन ऑनेस्ट इंक्वायरी जो है वो आप नहीं देख सकते, वो होगी नहीं, नामुमकिन है। तो पाकिस्तान में ऑनेस्ट इंक्वायरी ना आपको नजर आएगी, जरूरत है इसकी। और मेरा ख्याल ये है कि इस डिबेट से ही हो सकता है कि एक सेकुलर सोसाइटी के लिए जो है यू पेव द वे। हो सकता है आज से 10 साल पहले ये बात कम हो रही थी, आज ज्यादा हो रही है, 10 साल बाद और ज्यादा होगी। बट इवेंचुअली अगर आप देखेंगे दुनिया की तारीख में भी, तो सोसाइटीज हैव मूव फ्रॉम रिलीजियस सोसाइटी और थियोक्रेटिक सोसाइटीज और सेमोथियोक्रेटिक सोसाइटीज से टुवर्ड्स सेकुलर सोसाइटीज। यही वो पोप था जो क्रूसेड्स के अंदर सारे यूरोप की दुनिया से तलवार लेके लोगों को तैयार करके भेजा करता था। और आज यही वो पोप है जो ईरान अमेरिका वॉर में कह रहा है कि जो लोग बम गिरा रहे हैं वो क्रिश्चियन नहीं है, बम गिराने वाले लोगों को हम क्रिश्चियन नहीं समझते। इट्स सच अ शिफ्ट। तो ये शिफ्ट कहाँ पे आई है? ये शिफ्ट इसी वजह से आई है कि यूरोप में स्टेट, चर्च एंड स्टेट आर बीइंग सेपरेटेड, क्वेश्चन इन पावर हैज बीन सेपरेटेड। वी नीड टू डू दैट हेयर। अदरवाइज ये जो प्रोग्रेस का ख्वाब है ना, ये बस ख्वाब ही रहेगा। हम कुछ करसे बाद अच्छी सिफारतकारी के ऊपर जश्न मना लेंगे, कभी पेट्रोल कम हो जाएगा उसके ऊपर जश्न मना लेंगे, बस ये छोटी छोटी हमारी खुशियां रह जाएंगी, बड़ी खुशियां नहीं हमें देखने को मिलने लगी। बिल्कुल। सो आपका जो नजरिया है वो ये है कि किसी भी एक अच्छी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जिसने आगे बढ़ना है, अपनी सोच को एक्सपैंड करना है, तरक्की करना है, या चीज़ों हम्म। को समझना है, एक वेल बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना है कि आप अपनी ग्रोथ कर सकें एज अ सोसाइटी, बढ़ना भी जी। आगे जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी है कि वहां पर इस तरह की डिबेट जो है उसको एक फ्री फ्लो एक दिया जाए। तो जी बिल्कुल। आपने साथ में एक और चीज ये बताई कि एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था कि जो इंसान की फितरत है, अब वो हम्म। भी बड़ी मैटर करती है कि अगर इंसान एक अच्छा इंसान है, वो अगर मजहबी भी होता है तो शायद एक अच्छा इंसान ही रहे। एंड एट द सेम हम्म। टाइम अगर वो इंसान एक इज समवन हु वांट्स टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट पीपल, तो वो जिस मर्जी चीज में हो, मजहब में होगा तो वहां पे कंट्रोल करेगा, अगर वो किसी ठीक सेक्युलर है। सोसाइटी में होगा तो शायद वहां पर भी विद इन द डोमेन जो उसके पास है वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश होगी। बिल्कुल ठीक है। और इसको इस तरीके से देखता हूँ कि हर मुल्क के अंदर, अब आई डोंट नो ये कोड किसका था, बट इट वेंट समथिंग लाइक दिस कि अगर आपने देखना है कि किस मुल्क में किसका कंट्रोल है, तो आप देखें कि आप किसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते किस उस मुल्क किस पे आप तनकीद नहीं कर सकते। तनकीद नहीं कर सकते। तो ठीक। अब एग्जाम्पल है, यहाँ पे लोगों के लिए ज्यादा जरूरी चीज अगर नजर बताओ तो उसको तनकीद नहीं कर सकते। हम्म। हम्म। आप अगर जो, लेकिन एट द सेम टाइम काफी सारी दूसरी सोसाइटीज में आप चाइना चले जाएं तो वहां पे आप उनके हेड्स के बारे में नहीं बात कर सकते, पॉलिटिकल फिगर्स हम्म। के बारे में। आप हालांकि वो एक उस तरह के, आप जर्मनी में यू कांट टॉक अगेंस्ट ज्यूज, क्योंकि हम्म। उनकी जो हिस्ट्री वो इटली से रिलेटेड है, हेंस देयर बायसेस थोड़ा सा उस तरफ है। यूएस हम्म। में यू कैन टॉक अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बट यू कांट टॉक अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल फॉर एग्जांपल। वो वहाँ नो के यू मसले हैं। कैन, यू कैन, हाँ, उसके मसाइल, हाँ ठीक है, बेल। कर सकते हैं, बट हाँ। इशू है, मीन द हम्म। रिपरकशंस है। पॉइंट ये नहीं कि हम हम्म। यहाँ नहीं कर सकते, वी डूइंग इट, बट पॉइंट हम्म। इसके रिपरकशंस हैं हर चीज की। तो जहाँ पर भी रिपरकशंस हैं वो सॉर्ट ऑफ लाइक नेगेटिव इंसेंटिव्स हैं। और मैं ये बात करूँ कि काफी सारी आपकी जो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैं वहाँ पर भी हैं, बट वो हम्म। कंट्रोल्स डिफरेंट तरीके में डिफरेंट एरियाज में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन से अगर हम हट भी जाएं तो क्या इंसान की फितरत से हम हट सकते हैं? अच्छा, अब मसला ये है कि एक हमारा एक बहुत बड़ा जो मसला ये है ना, वो ये कि हमने फितरत को अभी तक हम पूरी तरह डिफाइन ही नहीं कर सके। फितरत है क्या? जब आप हाँ, फितरत का लफ्ज यूज करते हैं ना, मतलब हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि जो खुदा की पहचान है वो इंसान की फितरत के अंदर वदीयत कर दी गई है। अब इस दलील का मैं क्या जवाब दूं, या इसके ऊपर मैं क्या लड़ाई करूं? इसका मतलब ये है कि अगर मैं हाँ, या आप खुदा पे यकीन नहीं रखते तो हम इंसान नहीं रहे या हम फितरी नहीं रहे,
या हमारी फितरत के अंदर कोई मसला था, या हमारी नेचर को खराब हो गई। सो इसका मतलब है क्वेश्चन करना ही गैर फितरी उन्होंने करार दे दिया है ना। तो आप पहली जगह यहाँ पे उसे किल करते हैं डिबेट को, दैट्स अ प्रॉब्लम। हम्म। एक ग्रीनबर्ग की एक एक ग्रीनबर्ग सोलोमन, दो तीन लोगों की एक थ्योरी थी, जो कि ज्यादा पुरानी थ्योरी नहीं, विच इज कॉल्ड टेरर मैनेजमेंट थ्योरी। सो टेरर मैनेजमेंट थ्योरी ये कहती है कि लोगों को जितना आप मौत से डरा के रखेंगे ना, तो उतना ज्यादा आप उनको कंट्रोल कर सकेंगे। अगर आप देखेंगे, तो मैं उस दिन गांधी साहब की बात कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा जी जो मजहब का पूरा काम है ना, वो सिर्फ उसका दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और वो बिल्कुल ठीक बात है। ये बुनियादी तौर पे मरने के बाद की तैयारी है। तो इसका मतलब हम्म। ये है कि आपने एक पूरी लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, तमाम मज़ाहिब ने, विद द एक्सेप्शन ऑफ मे बी कुछ फिलोसफीज की मैं बात कर लेता हूँ, जिनके जो जहाँ पे लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट या जन्नत जहन्नुम का कॉन्सेप्ट उस तरह का नहीं है। और उसके साथ आपने लोगों का कंट्रोल मैकेनिज्म वाबस्ता कर दिया, उसमें उन्हें डरा दिया आपने। तो आप मौत से डर क्यों रहे हैं? बिकॉज मौत, देखिए, अगर मौत इज एंड ऑफ द स्टोरी है ना, कि मौत के बाद आप मट्टी में मिलेंगे, खत्म हो जाएगी कहानी, सो एंड ऑफ द स्टोरी है। लेकिन अगर आपको ये यकीन दिला दिया जाए कि इसके बाद एक बहुत लंबी जिंदगी है, जो इस जिंदगी से कहीं ज्यादा लंबी है, बल्कि इनफिनाइट लाइफ है, और उसके अंदर आपके साथ क्या होगा ये इस पर मुनहसर है कि जो मैं इंटरप्रिटेशंस आपको बता रहा हूं, उन इंटरप्रिटेशन के साथ आप कितने जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, और इसके किसी ऊपर और मैंने की इंटरप्रिटेशन जो है डिविनिटी की, उसके साथ आप उसके कितने खिलाफ हैं। तो नाउ यू स्टार्ट कंट्रोलिंग पीपल एंड यू आर स्टार्ट ब्रिंगिंग देम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। मैं कुछ दिन हाँ। पहले, मैं आपको एग्जांपल, मतलब एक एक कोई वो याद रहेगी मेरे जहन में, कुछ 2000 एक मूवी थी विच इज अबाउट किंग एथलस्टेन। वो तो हिस्टोरिकल फिगर ठीक है, मूवी थोड़ी फिक्शन एक्शन थी, और उसमें एक जंग का जिक्र था। तो उसमें एक पादरी जो है वो कैद हो जाता है। इट्स द मूवी इज कॉल्ड द सेवन किंग्स मस्ट डाई। तो पादरी कैद होता है। पादरी बड़ा पादरी पादरी भी नहीं होता, वो बेसिकली एक वाइकिंग होता है, पेगन होता है, बट पादरी का रूप धारा होता है, बट कैद उसे कर लेते हैं, और उसको बड़ा जरूरी होता है उसको वहां पे रखना। तो जो उसकी खादमा जो उसको सर्व कर रही होती है उस जेल के अंदर, वो उसे एक्चुअली छुड़ा देती है, और छुड़ाने की वजह से जो है पूरी पूरी कहानी जो है टिल्ट हो जाती है। और वो छुड़ाते हुए जब वो जिसको धोखा देती है उसको छुड़ाने के लिए अपने मास्टर को, उसे कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो छुड़ाना पड़ा, बिकॉज ही टोल्ड मी कि अगर मैं इसे आजाद नहीं करूंगी, सो आई विल बर्न इन द फायर्स ऑफ हेल। ओके। सो नाउ सही है। दिस इज समथिंग विथ विच यू कैन नॉट डिबेट, बिकॉज द राइट। पादरी है वो आपको चूंकि जन्नत और जहन्नुम के सर्टिफिकेट बांटता है। तो अगर वो ये कह रहा है कि तुम जहन्नुम में जलोगे, तो आपको फिर वो बताएगा कि किस बात से तुम नहीं जल सकते, मुझे अगर छुड़ा दोगे तो जहन्नुम में नहीं जलोगे। तो हमारे यहाँ जो है ना, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये मजहब जो है, ये बड़ी हद तक टेरर मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर चलते हैं, तकरीबन तमाम मसाइल। मौत का खौफ जो है आपको, और आप किसी से बात करें कहेंगे अच्छा यार, तुम जिस दिन मौत को शिकस्त दे लोगे ना, उस दिन मेरे से बात करना, उस दिन मैं मजहब को मानना या खुदा को मानना छोड़ दूंगा ना। अब इस किस्म की लॉजिक के साथ कोई खास डिबेट हो नहीं सकती, बिकॉज इसका कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। वो बिकॉज फियर मौत के बाद सेंटर्स के क्या साथ होना जो है, है वो हाँ, बिकॉज लोगों को मौत तंग के कर बाद रहे हैं। क्या होना है, हाँ। हम में से किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है ना। ये अगेन वही बिलीफ सिस्टम है, ये फेथ का सिस्टम है। आपका फेथ हम्म। है कि मरने के बाद आपने वलहला जाना है, आपका फेथ है कि मरने के बाद आपने जन्नत में जाना है, आपका फेथ है कि मरने के बाद आपने नर्क में जाना है। आपके किन खुदाओं के ऊपर, अगर आप मुसलमान होंगे तो मुसलमान जहन्नुम में जलेंगे, अगर आप हिंदू हैं तो ये समझ रहे होंगे नर्क में जलेंगे, अगर आप मुसलमान हैं तो आप ये समझ रहे होंगे कि सारे हिंदू जो हैं वो जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। तो मेरे एक, पता नहीं किसने कहा, किसका, मैं उस दिन भूल गया मुझे, वो कहता है ये 2 अरब इतने सारे चीनी जो हैं, सारे सारे जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे, तो जहन्नुम तो बड़ी जल्दी फिल हो जाएगी। तो क्योंकि वो तो खुदा को नहीं हमारे मानते, तो दीज दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो ये टेरर मैनेजमेंट थ्योरी जो है ना, ये इस तरह चलती है। सो हम इंसान के अंदर ना दो बुनियादी क्या जज्बात हैं, जिसको आप जिनके थ्रू सारी कहानी चलती है, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक फिलोसफी कहते हैं। या तो हम आपको डरा के काम करा सकते हैं आपसे, या हम आपको लालच दे के काम करा सकते हैं। तो अगर ये दो चीजें नहीं हैं, आप कोई रिलीजन उठा के देख लीजिए, सिवाय इन दो के कोई और चीज नहीं है। हम्म। जन्नत का लालच है और जहन्नुम का खौफ है। इसके बगैर आप मुझे काम करा के कोई दिखा दें, या बिलीफ किसी का लेके दिखा दे, तो मैं मान जाऊं आपको, आप नहीं ले अच्छा, सकेंगे। इसी इसी के ऊपर मैं एक सवाल आपको एक हम डिफरेंट तरीके से मैं उसको एंगेज करना चाहूँ। वो ये है कि जिस तरह इवन इस्लाम के अंदर भी दो तरीके हैं टू टू फाइंड गॉड, लेट्स सपोज, ठीक है। एक तो तरीका ओके। ये है कि आपका जो क्या कहेंगे, शरीयत का तरीका है।
ठीक है, कि जिसके थ्रू आपने एक सर्टेन लॉज एंड दिस एंड दैट, और वो आपको बताते हैं कि जिंदगी गुजारने का क्या तरीका। फिर दूसरा तरीका है तरीकत को कहते हैं, जिस तरह जो सूफीज्म की तरफ अगर हम चले जाते हैं, जी, स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल वो इस्लाम नहीं, वो इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम नहीं है। ट्रेडिशंस की तरफ, हाँ बिल्कुल, काफी सारे लोग नहीं भी समझते उसको, नहीं कई नहीं, वो लोग इस्लाम है समझते हैं नहीं, कि हाँ। इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम नहीं है। देखिए, वो रिलीजन नहीं है। हम्म, होता ये है कि रिलीजन हम्म, जो है ना, वो दे टेक डिफरेंट शेप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज जो हम्म, क्लासिकल इंटरप्रिटेशन होती है वो बाज़ औक़ात कंपैटिबल नहीं रहती, तो यू हैव टू फाइंड मीनिंग्स डिफरेंटली। तो फिर आप हम्म, उसको तरीक़त की तरफ चले जाएँ, उसे आप सूफ़ीज़्म की तरफ चले जाएँ, उसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएँ। हाँ, स्पिरिचुअलिटी भी जो है वो बेचारे कमज़ोर लोगों का एक हथियार ही है, जिसको वो यूज़ करते हैं कि कहीं मज़हब और उसके बीच में कहीं कोई रास्ता वो ढूँढ के निकाल लें। मतलब मुझे तो काफ़ी जो स्पिरिचुअलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन उतना ही उसमें अकल नज़र आती है जितनी कादर रूहानी यूनिवर्सिटी के अंदर हाँ, मुझे नज़र आई थी। तो तकरीबन उसी मैं किस्म की है। बट मैं वो इसको इस इस्लाम, वो तरीके मज़हब से, का वो मज़हब का तरीका नहीं है, वो एक हाँ, मैं पैरेलल आप सही कह रहे हैं, आप सिस्टम सही है, कह रहे वो हैं पैरेलल कि सिस्टम है। कई मजहबी लोग भी उन लोगों को एग्जाम्पल है मजहब से दूर ही समझते हैं। मैं स्पिरिचुअल लोगों की, या मैं जी, सूफीज की बिल्कुल। बात करना चाहूंगा, या चाहे जी, वो बिल्कुल। वेस्टर्न स्पिरिचुअल लोगों की आप बात कर रहे हैं। तो हुँ। बट इसमें ये है कि द रीजन व्हाई आई मैं ये टॉपिक को बाहर लेके आया हूँ, वो ये है कि अब जब हम खुदा की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसकी डिबेट की बात कर रहे हैं, तो हमने काफी सारे पर्सपेक्टिव डिस्कस किए जो कि कंट्रोल से रिलेटेड थे, कि हुँ, हाउ गॉड की एग्जिस्टेंस को यूज किया जा रहा है इंसानों हुँ, से, जो कि एक सर्टेन हुँ, पोजीशन पे बैठे हैं अपने मकासद पूरे करने के लिए, ताकि वो जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं उनको नीचे से कंट्रोल कर सकें, ठीक है। और आप ये बता सकें कि मैं रॉन्ग नंबर हूँ, बेसिकली बताना नहीं उन्होंने, लेकिन मैं हूँ रॉन्ग नंबर, और वो जो है, मैं आपको जो काम मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ वो मैं अपने लिए करवाना चाह रहा हूँ, बट खुदा का नाम लगा के एज एन एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा जो है वो ये है कि क्या कहेंगे, इंटॉक्सिकेशन ऑफ लव। ठीक है, ये एक वियर्ड सा कॉन्सेप्ट है, बट ये सूफिज्म की साइड का है, मिस्टिसिज्म की साइड का है, जिसके अंदर वो फियर ऑफ गॉड की बात नहीं करते। तो जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो उस तरह के से सिमिलर नहीं है, वो स्लाइटली डिफरेंट है। तो बट डिबेट वही गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर है, और वहां पे अ, इनफैक्ट वो डिबेट नहीं है, वहां पर भी बिलीफ सिस्टम है इस तरह से है कि यू सॉर्ट ऑफ लाइक गिविंग कंप्लीटली, बट देयर कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग इनटू दैट इज गिविंग इनटू द फीलिंग ऑफ लव रादर देन फियर। क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं ओके, कि जो कंट्रोल यूज होता है वो फियर के थ्रू ज्यादातर लोग यूज करते हैं, कि ये नहीं करोगे तो दोजख मिलेगी, ये नहीं करो, ये करोगे तो दोजख में चले जाओगे, ये होगा वो होगा। इस वाले केस के अंदर वो लव के थ्रू जो है वो कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो व्हाई अ लॉट ऑफ सूफी पीपल, इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो सेम रिलीजन के नहीं होते, मुख्तलिफ रिलीजन्स के होते हैं। सो है तो ये भी एक फेथ बेस्ड सिस्टम ही है, हंड्रेड अच्छा, नहीं, मैं परसेंट आपको बताऊँ देखिए, पहले तो मुझे ये आपको बिल्कुल आप ये अगरचे बेसिक परसेप्शन यही है, एंड हाँ, परसेप्शंस आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। बट मैं आपको सिर्फ बड़े-सगीर के कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, बाकी भी कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे, अगर आप डिटेल में देखेंगे, तो ये जो पूरा सिलसिला है ना, जिसके अंदर मशाइख हैं और जिसके अंदर उनका एक पूरा सिलसिला है, ये बुनियादी तौर पे एक पावर ग्रैबिंग टूल है। अब पावर ग्रैबिंग टूल क्यों है और किस दौर में ये हमारे से वजूद में आता है? ये हमारे से वजूद में आता है मलूकियत के दौर में। जब आपको पता ये है कि आपके पास बादशाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता सिर्फ ये है कि आप बादशाह की औलाद हो। इसका मतलब सही, है मैरिड जो है वो आपके ब्लू ब्लड ब्लड लाइन होने पे से आप चल रहे हैं उसको समझ। ब्लड लाइन से कैरी करता है, ठीक है। दूसरा वो है जो आपने रिलीजन के थ्रू एक्सर्ट किया हुआ है, बिकॉज़ उसकी आपने डेफिनिशन की हुई है, काज़ी कौन बना हुआ है, उसके अंदर आलिम कौन बने हुए हैं, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में कौन बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ, इन 2 के होते हुए अब आप तीसरा कोई रास्ता कैसे निकालेंगे टू ग्रैब पावर? तो मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जो पूरा सूफिया का सिलसिला आपको नज़र आता है, सूफी शोरा नहीं उसमें शामिल करता मैं, बिकॉज़ वो बेचारे हमने बाद में उन्हें ज़बरदस्ती सूफी बनाया है। वो शायर थे और बड़े हाँ। मज़े के शायर थे और वो ह्यूमनिस्ट थे। आप चाहे बुल्ले शाह को ले लें चाहे फॉर बुल्ले एग्जांपल। शाह हो, हाँ, he felt like चाहे a मियाँ humanist to मोहम्मद me in बख्श his हों, poetry. चाहे वारिस शाह हो, चाहे मादुलाल हुसैन हो, ये हमने बाद में ज़बरदस्ती सूफी कल्ट के अंदर उनको डाला है। ठीक। जो सूफ़ी थे वो निज़ामुद्दीन औलिया सूफ़ी थे। अब ज़ाहिर है उनके नीचे अमीर खुसरो जो हैं उन्होंने नज़में भी लिखी हैं और बातें भी की हैं। आज अगर आप बात करें निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का क्या ताल्लुक था, तो उसके ऊपर ही बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं, बट ख़ैर उसको छोड़ दीजिए। बट निज़ामुद्दीन औलिया अगर ये कहते हैं कि हनूज़ दिल्ली दूर अस्त, तो इसका मतलब ये है कि बादशाह दिल्ली से पहुँचने से पहले मैं मरवा दूँगा, क्योंकि अगर वो दिल्ली आया तो उसने कहा था कि मेरी खानक़ाह उखाड़ के फेंक देगा और बादशाह मारा जाता है। इन्हीं के एक मुरीद के हाथ जो बाद में बादशाह बन जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर पावर ग्रैबिंग का एक मैकेनिज़्म था। आज पाकिस्तान के अंदर, चलिए छोड़ दीजिए, आप उनको छोड़ दीजिए। आज जो पाकिस्तान के अंदर पीर है ना, आज से 100 साल बाद इनके नाम भी, ये भी निज़ामुद्दीन औलिया कहलाएँगे। और ये भी मैं अब नाम नहीं लेता, लोग नाराज़ हो जाएँगे, और जो नाम है बहुत सारे वो नाम कहलाएँगे। बट आपको नहीं पता कि आज के जो पीर हैं इस वक़्त, जो पाकिस्तान में पीर हैं, वो किस लिए पीर हैं?
वो क्या कर रहे हैं, मतलब आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनके साथ जाके तस्वीर खिंचवानी पड़ती है, वो दम करते हैं और उसके बाद उन दमों के बदले उनको नजराने मिलते हैं, और उनकी खानकाएं जो हैं पहाड़ों के ऊपर एकड़ों में फैली हुई हैं, और वो किन गाड़ियों में फिरते हैं और किस तरह का उनका तरीक़ेकार है। तो और वो हुँ, बताते नहीं हमारे बुजुर्ग तो बड़े दरवेश थे, जब ये मर जाएंगे तो इनके बच्चे बता रहे होंगे कि हमारे बुजुर्ग बहुत दरवेश थे। गोरडा के अंदर जो है, हमारे यहाँ पीर ऑफ गोरडा शरीफ है, ईदगाह शरीफ है, मैं नाम लूंगा कल को मुझे मारेंगे लोग आके। इन लोगों की कितनी जायदादें हैं, इन लोगों का कितना एग्जर्ट पावर करते हैं, कितना इन्फ्लुएंस है इनका, किस तरह ही करें। हुँ, फिर हमारे यहाँ मॉडर्न पीर आने शुरू हो गए। मॉडर्न पीर हुँ, जो हैं उनके पूरे पूरे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर टेंटिकल्स उन्होंने अपने गाड़े हुए हैं। तो हुँ, ये बुनियादी तौर पे पावर डायनामिक्स है, यहाँ तक, इस हद तक। अच्छा, हुँ, मैं आपको बताऊं, लेकिन आम आदमी के लिए जो मसला है ना, ये एक बिल्कुल एक और स्फीयर है जहां पे लोग कंट्रोल का काम कर रहे हैं। तो वो रिलीजन को, हुँ, रिलीजन की इंटरप्रिटेशन को, और रिलीजन से जो जुड़ी एक स्पिरिचुअलिटी की इंटरप्रिटेशन है, उसे भी वो इसके लिए यूज कर रहे हैं। आम आदमी हुँ, के लिए जो है ना, तो आम आदमी है, उसका मसला सिर्फ ये है कि उससे रैंडमनेस बर्दाश्त नहीं होती। हुँ, उसको लगता है कि यार चीजें रैंडम नहीं हो सकती, चीजों का कोई ना कोई मकसद होगा, जिस तरह हर रोज का मकसद होता है। वो ये फैसला नहीं कर हुँ, सकता कि कायनात जो है केओटिक है, एंट्रोपी है, तबाह हो जाएगी कायनात, खत्म हो जाएगी, हुँ, इतनी बड़ी कायनात ऐਵੇਂ बेकार फिर रही है, कोई मकसद किसी पर्पस के बगैर। ही वांट्स टू गिव इट पर्पस। गॉड प्रोवाइड्स दैट नैरेटिव लॉजिक to suffering, हुँ, to injustice, to death, to universal explanation, to cosmology। तो ह्यूमंस के अंदर जो रेंडमनेस से जो उनकी जान जाती है ना, खुदा उसको मीनिंग दे देता है। एक साहब है विक्टर फ्रैंकल, उनका अगर आप पढ़ेंगे ना, उनका एक थीसिस ये है कि हुँ, हुँ, मतलब फ्रॉइड ने कहा था कि जो प्राइमरी ह्यूमन मोटिवेशन है ना वो प्लेजर है। एडलर ने कहा था जो हुँ, प्राइमरी ह्यूमन मोटिवेशन है वो पावर है। अच्छा, अब ये ह्यूमन मोटिवेशन शायद नहीं है, बिकॉज ह्यूमंस जो है ना वो बड़े लार्ज नंबर्स में होते हैं। ये मोटिवेशन, प्लेजर शायद वहां मोटिवेशन हो सकती है जहां बाकी कोई आपके लिए मैटर नहीं करती चीज, जहां सफरिंग मैटर नहीं कर रही, रोज की रोटी की आपको फिक्र नहीं है, तो प्लेजर शायद मैटर करती है। पावर कहाँ मैटर करती है, जब आपने एक्सर्ट करना है, जो कंट्रोल की हम बात कर रहे थे उसके अंदर। बट आम आदमी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये सर्चिंग, इज ट्राइंग टू सर्च फॉर द मीनिंग। सो गॉड जो है, फ्रैंकल ने कहा था, गॉड इज दी probably the most powerful meaning delivery system ever invented। कि सबसे आसान भी है और सबसे पावरफुल भी है। बहुत कॉम्प्लेक्स, हुँ, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स से क्वांटम फिजिक्स तो अभी आई है ना। आइंस्टाइन जैसे बंदे ने भी इनकार कर दिया था कि फजूल बात है क्वांटम। आज हमारी सारी कहानी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर चल रही है। तो बड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। आम आदमी को कॉन्सेप्ट चाहिए मीनिंग के लिए, सादा, टिकाऊ, और फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट हो जाने वाला। तो उसमें जो है समझ ना आ वो रहा है बस। आपका, वो हाँ, जो रेंडमनेस को जब वो डील नहीं कर पाता ना, तो उसको मीनिंग अता करने के लिए उसके पास जो सबसे कॉन्सेप्ट है वो है उसके अपने खुदा का कॉन्सेप्ट। वो कोई भी खुदा हो सकता है। वो मुसलमान है तो वो हाँ, उसका खुदा है, वो हिंदू है तो उसका अपना खुदा है, वो नॉर्डिक रिलीजन है तो वहाँ वो थोर से और ऑडिन से, जिनको आज हमने मार्वल की मूवीज के अंदर वो खुदा जो है, जो किसी जमाने में खुदा होते थे और जिनके लिए पूरी पूरी जंगें लड़ी गई और पूरे पूरे हुँ, हुँ, कॉन्टिनेंट तबाह किए गए, आज वो मार्वल की मूवीज के किरदार बने हुए हैं। तो जो फियर है ना, जो 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 ह्यूमंस के अंदर जो जो फियर है, दैट ओपन्स द डोर। ये हाँ, दरवाजा खोलता है कि यार मैं डर रहा हूं इस चीज से, मुझे इसका। उस कमरे के अंदर कहीं आपको मानी मिलते हैं, और वो हुँ, मनी कौन अता करता है, वो खुदा का तस्वुर जो है वो आपको अता करता है। अच्छा, अब आप कहेंगे यार फिर ये जो एथियस्ट हैं ये बेचारे मानी कहाँ से ढूंढते हैं? वो भी ढूंढते हैं मानी, उनको भी मानी चाहिए, लेकिन वो किसी और चीज में मानी ढूंढते हैं, वो साइंस में मानी ढूंढते हैं, वो फैमिली में हुँ, मानी ढूंढते हैं, वो ह्यूमनिज्म के अंदर मानी ढूंढते हैं, मानी वो भी ढूंढते हैं। उनके मानी डिलीवर करने के टूल स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स हैं और इतने सिंपल नहीं है। आम आदमी हुँ, के लिए चूंकि वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो आम आदमी उनसे परहेज करने में उसके लिए उसको परहेज करता है। और हुँ, जो खुदा के तस्वुर पे यकीन नहीं रखता, उसको जरा कॉम्प्लेक्स स्टोरी तक जाना पड़ता है। बट मानी उसे भी ढूंढना है। आप और वो मैं मानी ढूंढे बगैर नहीं रह सकते। दैट इज द प्रॉब्लम। जी, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जब बच्चे छोटे होते हैं, तो हम उनको काफ़ी सारे सच से जो है वो अलग रखते हैं। हमने जी काफ़ी बिल्कुल। सारी चीज़ों से उनको छुपा के रखते हैं कि यार ये बच्चा है, इसको भी समझ नहीं है, ये इसको या हमने ट्रांसलेट करना है एक 4 या 5 साल के बच्चे के लिए कोई चीज़, तो हम उस तरह से ट्रांसलेट करेंगे जिस तरह से उसको समझ आ जाएगी। और हमने उसको डराना भी नहीं है। लेट्स से कि बाहर जंग चल रही है, बम गिर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, दिस एंड दैट। सो यू वुड गिव देम समथिंग दैट वुड मेक देम फील अंडरस्टैंड एंड थोड़ा-सा ईज़ी करेंगे। हाउएवर, for you हम्म। as a father or a parent, you need to know what exactly is going on and what your role and job needs to be. तो मुझे लगता है similarly, there's certain सेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत छोटे कम लोग हुई होते और मेरे ख्याल में शायद हर मुल्क के अंदर वो एक सर्टेन सबसेक्ट होता है पॉपुलेशन पर, इसका काम
सोचना है, चीज़ों को समझना है, परखना है और जो सच्चाई की जो तल्ख़ हकीकतें हैं, उनको उसका कड़वा घूँट पीने की सलाहियत रखना, जो एक आम आवाम में शायद नहीं है। तो मैं फिर नहीं मैं मुझे मुझे हाँ, इससे गैर मुत्तफिक इसलिए होने दें। अगेन मसला ये ना हाँ, हाँ, कि हम जब ये वाली बात करते हैं ना कि अवाम कि जो वो है कम लोगों का काम हाँ, हाँ। नहीं कि ये और ये, तो हम अपने आप को जरा थोड़े से ऊंचे पेडिस्टल पे बिला वजह बिठा लेते हैं और बाकी लोगों हुँ, को हुँ, थोड़ा सा हम जरा कहते हैं यार ये देखो ना, इनको क्या पता, ये गधे हैं, बेवकूफ हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मिसाल के तौर पे यही यही लॉजिक यूज की जाती है जब आप डेमोक्रेसी की मुखालफत करते हैं कि यार हुँ, आपका वोट और मेरा वोट बराबर कैसे हो सकता है, या मेरे घर आए हुए मजदूर का वोट हाँ। कैसे बराबर हो सकता है। मैं सो जिस पीएचडी इकोनॉमिस्ट हूँ और आपने हाँ, पढ़ा मैं कुछ नहीं, पीएचडी, वो बट 4वीं पास हैं पीएचडी आप तो। इकोनॉमिस्ट है ना, तो जब इकोनॉमी हाँ, की बात होगी ना तो आपसे पूछा जाएगा, हाँ, इकोनॉमी इज अ डिसिप्लिन। सियासी शऊर एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। इस तरह हाँ, ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, और वहां पे एक मजदूर का शऊर मेरे शऊर से या आपके शऊर से हो सकता है बालातर हो, क्योंकि उसने जिंदगी के वो तजर्बे देखे हैं जो आपने और मैंने नहीं देखे। तो मैं बिल्कुल। कैटेगराइज करना इसे पसंद नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अवाम को कुछ नहीं पता और हमें बहुत कुछ पता है। नो, दे हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस, दे हैव लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस। वी probably have no right to reject their notion of God, in the same way that they have no right to reject our notion of God or the absence of it. तो हुँ, हुँ, यहाँ पे ये टॉलरेंस जब तक पैदा नहीं होगी ना, जब तक हम एक दूसरे को हिकारत की निगाह से देखना छोड़ेंगे नहीं, तब तक मसला हल नहीं होगा। हाँ। मेरे लड़ाई हिसाब यहीं से की वो है। जी, वो टॉलरेंस जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आती है, जो कि अपने आप के बारे में भी है, दूसरों के बारे में भी है जी और ये समझना कि हर इंसान की जो सोचने का तरीका है वो हमारी तरह ना हो सकता है, ना होगा। बिल्कुल। इनफैक्ट एक डेविड ईगलमैन एक बहुत ज़बरदस्त न्यूरो साइंटिस्ट है और उसकी एक बुक है लाइव वायर्ड, उसमें उसका जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करता है, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ तरीके से पूछता है। एक डिबेट है हमारी नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट। तो कहता है जी। उसके ऊपर मैं वो क्या सवाल पूछता है कि आप जो है अगर आज से 5000 साल पहले पैदा हुए थे हम्म। और अगर आप आज से 5000 साल बाद पैदा हुए, तो एंड लेट्स से you've grown up to the same age where you are right now, how different would you be or similar would you be to yourself right now? क्या आप अपने आप को पहचान सकते हैं? ये सवाल था। आपका क्या ख्याल है? फिर मैं उसके ऊपर बताऊँगा उसका क्या ख्याल था on this topic। नहीं, नहीं, आप उसी का ख़्याल बता देना पहले, फिर उसको अच्छा, हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा। ऐसे ही हाँ, खामख़ा मैं न्यूरो साइंटिस्ट के साथ लड़ाई डाल लूँ, मत्था डाल लूँ। तो ख़ैर उसके हिसाब से ये था कि अगर आपने ये भी सोचा है कि आप करीब भी तरीन भी आ सकते हैं कि मैं अपने आप को पहचान सकूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कहता है कि हुँ, आपके 20,000 जीन्स हैं जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर चलते हैं। हाउएवर जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो आपके ब्रेन में डेवलप होती है, जो बन रहे हैं थ्रू आउट द टाइम बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, वो बिलियंस की तादाद में। तो कहता हुँ। है कि वी एज़ ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मैं और आप भी शायद हमारी सोच भी शायद बिल्कुल मुख्तलिफ हो कि अगर हम डिफरेंट टाइम्स पे पैदा ऑफ़ हों, कोर्स, डिफरेंट ऑफ़ जगहों पे कोर्स, पैदा हों, ऑफ़ कोर्स। डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट ट्रॉमेटिक या लैक ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से हम आए। तो उस एग्रीड। चीज़ में एक हाँ, एक ह्यूमिलिटी ज़रूर होनी चाहिए एंड बाय दैट ह्यूमिलिटी आई मीन कि हम लोग ही शायद हमारे ही ये सारे दुनिया के डिफरेंट वर्जन्स हैं, जो मुख्तलिफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से सोचने का तरीका हर एक का मुख्तलिफ है हम लोगों से। तो द आइडिया इज़ नॉट कि किसी को लुक डाउन अपॉन करें, जैसे आपने बात की कि हर एक अपने-अपने तरीके से उस पे आता है। बट बट एट द सेम टाइम इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हर इंसान की ना ख्वाहिश है सच्चाई को तलाश करने की, समझने की या परखने की। कई लोगों के लिए जो है सच्चाई वो वही है जो उनके पास है। तो उन लोगों के लिए शायद डिबेट्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो थोड़ा डर लगने वाली चीज़ भी है और शायद खतरे वाली चीज़ें भी है। बट नहीं एट द मैं सेम टाइम हुँ। एक ऐसा इंसान जो कि जो ओपन है, मैं नहीं कह रहा कि इंटेलेक्चुअल है पर से, बट समवन हू इज़ एन ओपन पर्सन जनरली। तो फॉर देम आई थिंक इसका काफ़ी एक पॉजिटिव फ़ायदा भी हो सकता है बिकॉज़ आपको जिस चीज़ की तलाश है जब उस वो चीज़ आपको मिलती है तो फिर आपको मज़ा आता है। बट अगर आपको किसी चीज़ की तलाश नहीं है, वो चीज़ आपको रास्ते में दिख भी जाएगी तो शायद शायद आप उठाएँ ना उससे। देखिए, ये भी सब्जेक्टिव बात है ना, सच्चाई की तलाश जो है, मुझे अगर खाने को नहीं हुँ, मिल रहा ना, तो मेरे लिए सच्चाई हाँ, की तलाश को बहुत मायने नहीं रखती। खुदा वाली डिबेट मेरे लिए मैटर नहीं करती। ये डिबेट बिल्कुल। हमारे एक दोस्त का ख़्याल है, ये भरे हुए पेटों का मशगला है कि खुदा पे डिबेट कर लें और उस पे कर लें। सही कह रही तो हैं। अगर आपको ये ना पता हो कि रात को पता नहीं बच्चों के लिए कोई रोटी जानी है ना, तो यू डोंट केयर अबाउट गॉड और द डिबेट ऑन गॉड। एंड ही इज़ एब्सोल्यूट, एंड आई टेंड टू एग्री टू दैट। तो हम सब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुज़रते हैं। वो एक्सपीरियंसेस हमें जितना अलाउ करते हैं ना टू सीक ट्रुथ, एंड अगेन व्हाट इज़ ट्रुथ आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट। आप मेरे से पूछेंगे ना यार ट्रुथ क्या है? डू यू हैव some notion of an objective absolute truth in your mind? I don't. हुँ, If somebody does, good for them, but मेरे पास तो नहीं है। तो मेरी
तो सच्चाई, आपकी सच्चाई, हम लोगों की सच्चाई को देखने का और हम लोगों को सच्चाई के पाने की कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस बहुत फर्क हो सकती हैं। तो ये कहना कि यार वो चूंकि इतना सोचता नहीं है तो इसलिए सच्चाई नहीं पाना चाह रहा, ये प्रॉब्ली दुरुस्त नहीं है। आप उनमें क्यों सोचते हैं, हमें सोचने की लिबर्टी यहाँ तक क्यों मिली है? वंस अगेन, इट माइट बी डिपेंडेंट अपॉन our economic status. It might be dependent on our upbringing. It is based on who our parents were, something which we have not chosen, matlab, which is purely random. And we look at it from a very different perspective. Somebody else look at it from a very different perspective, and somebody else, for somebody else, देखिए आपके लिए मेरे लिए खुदा की डिबेट हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, हम बात कर रहे हैं, किसी और के लिए शायद कुछ और डिबेट्स इंपॉर्टेंट हो जो आपने मैंने कभी सोची भी ना हो, जिनके ऊपर हमारी कभी तवज्जो भी ना जाती हो। मतलब मेरे घर एक राजमिस्त्री काम कर रहा है, तो उसके लिए शायद ये डिबेट इंपॉर्टेंट है कि यार ये मुझे अपने काम को कैसे सुपीरियर बनाना है, मुझे ईंट कल, दैट इन इट सेल्फ सफियर, ईंट मुझे किस एंगल पे रखनी है, मसाला मुझे किस उसका बनाना है, क्या डालना है, यू एंड आई विल नेवर थिंक अबाउट इट। क्या विल वर्ल्ड वर्क्स विदाउट हिज स्किल सेट? प्रोबेबली नॉट। विल वर्ल्ड वर्क्स विदाउट आवर डिबेट? Probably yes, who knows? So तो once again मैं कहता हूँ ये बॉस, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आपको, मुझे या किसी और को भी, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, ये तकाजा जरूर करना चाहिए कि उस एनवायरनमेंट के अंदर हमें और आपको बात कहने की आजादी हो, बात कहने, बात करने और बात सोचने में पर्चे ना कटते हो, क्योंकि वो पर्चे कट जाएंगे तो माशरे की जो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है ना, वो डिक्रीज कर जाएगी। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी जो है ना माशरे की, मेरी और आपकी नहीं, पूरे माशरे की, दैट विल गो डाउन। एंड यू हैव एम्पिरिकल एविडेंस। भाई देखिए, दुनिया भर में अगर आप ये बहुत आसान है एम्पिरिकल एविडेंस सजेस्ट करना कि दुनिया में आप देख लें साइंटिफिक प्रोग्रेस किन सोसाइटीज के अंदर हो रही है, इनोवेशन के अंदर कौन हिस्सा डाल रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, तो आपको नजर आ जाएगा कि जो सख्त गिर मजहबी माशरे हैं वो इस दौड़ में बहुत पीछे रह गए। मतलब अमेरिका एक मजहबी माशरा है बट सख्त गिर नहीं है, चाइना एक गैर मजहबी माशरा है, रशिया एक गैर मजहबी माशरा है, पूरा यूरोप जो है वो गैर मजहबी माशरा है। साइंटिफिक प्रोग्रेस के अंदर ये लोग हिस्सा डाल रहे हैं। मुस्लिम स्टेट्स के अंदर भी वहां साइंटिफिक प्रोग्रेस निस्बतन ज्यादा है, जहां सख्त गिरी कम है। सो ये इंपेरिकल एविडेंस मौजूद है। आप सख्त गिर होते चले जाएंगे, आप हर चीज के ऊपर, हर सवाल के ऊपर पाबंदी लगाते जाएंगे, आप कानून बनाना शुरू कर देंगे मजहबी, तो फिर मसला बन जाएगा भाई, फिर अच्छा, ये। इस पे जी जी सॉरी, आप बात कंप्लीट करें फिर। हाँ जी, मैं इस पे एक मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि जी जी जी, कि चिकन और द एग वाला क्वेश्चन है कि क्या जी। जो साइंटिफिक थिंकिंग है और जो एरिया है कि जहाँ पर एक ओपन डिबेट है और इस तरह की चीजें हैं, एक एटमॉस्फेयर इस तरह का है, क्या हम्म ये एटमॉस्फेयर प्रिसीड करता है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को, या क्या एक सोसाइटी की जो जंग और इस तरह की बेसिक इश्यूज से और फियर की जगहों से बाहर निकल के एक ऐसी जगह पहुंच जाती है कि जहां पर साइंस और आर्ट और इन चीजों को फरोग देना उसके लिए ज्यादा आसान है, रादर देन फाइटिंग ऑन दीज टॉपिक्स, एंड देन ये चीजें जो है प्रेसिडेंस लेती हैं। मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि देयर वाज अ टॉक थी एंड बेसिकली टॉक्ड अबाउट लिबरल्स वर्सेस कंजर्वेटिव्स। What's our definition of liberalism and conservatism here? हम्म जी, मैं वहीं पर जो मेरी समझ है ऑब्वियसली विच इज नॉट अलॉट, बट वो ये थी, उसके हिसाब से पहले मैं यहाँ आ रहा हूँ कि वो बात क्या कर रहा था। वो ये कर रहा था कि कंजर्वेटिव्स आर पीपल हु फील ऑन अ बायोलॉजिकल लेवल फियर मोर देन लिबरल्स हम्म डू। सो बाय डिफॉल्ट हम्म एक एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया था। एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कुछ देर के लिए फॉर 10 to 15 मिनट्स जो है दे वर एबल टू शिफ्ट पीपल्स पर्सपेक्टिव्स, कंजर्वेटिव को लिबरल बना दिया था और लिबरल्स को कंजर्वेटिव बनाया था, जस्ट टू सी ओके किस तरह से किया ओके था। वो एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ। तो हम्म कंजर्वेटिव्स को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको एक टास्क दिया टू इमेजिन देमसेल्व्स कि सुपरमैन की तरह सीना तान के यूं करके ऐसे खड़े हुए हैं सामने, और हम्म। पहाड़ी की पीक चोटी के ऊपर सामने से गोलियां आ रही हैं और वो उनके सीने पे लग के नीचे गिर रही हैं। ठीक सो है। नथिंग, इट मेड देम फील पावरफुल, एंड देन उन्होंने हम्म उससे दोबारा से वो क्वेश्चंस पूछे जो लीन कर देते कि कंजर्वेटिव्स या लिबरल बेस्ड ऑन व्हाटएवर देयर क्राइटेरिया वाज। तो दे टर्न मोर टुवर्ड्स लिबरल पीपल, और उनकी जो सोच थी वो ज्यादा उस तरह से थी कि प्रोग्रेसिव ज्यादा थी in approach. It was less fearful. It was less focused on maintaining the status quo हम्म। and or protecting the status quo, and it was more focused on जो आगे की चीजें. So ठीक I है। feel that fear is a very strong motivator in keeping people conservative, क्योंकि fear ये करता है कि वो आपको एक जगह पे पुश करता है कि आपकी जो existing सोच है, existing आपके जो काम है, existing सारी चीजें उनको protect करना है. So it comes as a protective plan.
स्टेटस हाउएवर को। हाँ, हम्म। स्टेटस को। हाउएवर जब आप एक ऐसी एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे एज एन इंडिविजुअल और एज अ सोसाइटी आपकी जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ पे जंगें नहीं चल रही, इस तरह के इश्यूज नहीं हैं, आप एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे फियर का एलिमेंट कम है, तो वहाँ हम्म। पे सोसाइटी एज अ होल टर्न टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स लिबरलिज्म कंपैरेटिवली, या सेंट्रिस्ट हो जाती है और थोड़ी सी इस ओके, तरफ लीन करनी पड़ जाती है। चलें सो हमें एंड देन इसके ऊपर, ठीक है। जी जी। ये दरअसल मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ना, मैं इन टर्म से बहुत घबराता हूँ, अच्छा। लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म। कौन लिबरल है, कौन कंजर्वेटिव है कौन हमारे यहाँ? हाँ, मतलब हमारे यहाँ किसकी क्या तो ये हाँ, समझा था कि लिबरल जो है जो शराब पीता है वो लिबरल है, तो हाँ, जिसकी लड़कियां के साथ घूमता फिरता है वो लिबरल है, वो लिबरल हो गया हाँ। वो लिबरल है, जिसकी जो क्लीन शेव है वो लिबरल है। तो हाँ, हमारे एक हाँ, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट लिबरल थॉट हाँ, प्रोसेस या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से वो हट के, वो हमने बहुत कॉस्मेटिक्स के ऊपर चले गए हैं लिबरल्स डिफाइन करने के लिए। तो हमने अपना अपना विलन बनाया है, खासतौर पे हमारी सख्तगीर लोगों ने, और उन्होंने उन सबको लिबरल का नाम दे दिया है। उसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बात वो करते हैं इसमें बिल्कुल इतफाक नहीं करता, बट मैं उनके साथ ब्रैकेट हो जाता हूँ जब लिबरल कहलाते हैं हद ये है कि जो कम्युनिस्ट कहलाते हैं उनके साथ मैं बाज़ औक़ात ब्रैकेट हो जाता हूँ। तो ये मुसीबत जो है ना, ये बड़ा एक मसला जो है ये अपनी जगह खड़ा रहता है। तो खैर अच्छा, मैं सॉरी मैंने आपकी बात काट दी। मैं दरअसल इन टर्मिनोलॉजी से ना थोड़ा सा भागता हूँ, और हम्म, इस कैटेगराइजेशन से थोड़ा भागता हूँ कि कौन लिबरल है और कौन कंजर्वेटिव है। लेकिन यस, हम्म, आई एग्री कि फियर, वो तो हमने बात शुरू में कर ली कि फियर इज समथिंग विच ओपन्स द डोर। मतलब हम्म, आपका जो फियर ओपन्स द डोर एंड मीनिंग फिल्स द रूम विद द डोर, ये तो हमने बात ऑलरेडी कर ली है ना। तो जी फियर जी। इज द प्राइम मोटिव। उसके बगैर आपने किसी से कोई भी काम कराना हो तो फियर उसके लिए बड़ा प्राइम मोटिव है, और चाहे वो स्टेटस को मेंटेन कराना हो, चाहे वो स्टेटस को तोड़वाना हो आपको। हम्म, देखिए, जिंदा रहना स्टेटस को है ना। हम्म, मैं आपसे कहता हूं आप शहीद हो जाएं या अपनी जान दे दें आप, और अगर आप नहीं देंगे तो खुदा का अजाब आप पे नाजिल होगा, तो ये फियर नहीं है। बिल्कुल है। हम्म, तो स्टेटस को तोड़ना हो या मेंटेन रखना हो, फियर दोनों जगह इस्तेमाल हो सकता है, यूज हो सकता है। खैर हाँ, एनीवेज, सो थैंक यू वेरी श्योर। मच जुनैद आज के लिए। और हाँ, थैंक यू। हमने, मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें हमने देख ली, कुछ गुफ्तगू के कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए। एंड आई थिंक इट शुड कंटिन्यू डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे बहुत से दोस्त जो हैं उनका ख्याल है कि बिल्कुल बेकार की एक्सरसाइज है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इंटेलेक्चुअल, अगेन इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन फॉर एवरीबडी जो है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि इस किस्म की बातें होती रहें, खासतौर पर ऐसी बातें जो आम हालात में करने से लोग घबराते हैं, गुरेज करते हैं, या उससे डरे रहते हैं, या वो बात आप सुनते नहीं। जो बातें आप नहीं सुनते, वही आप अक्सर औकात वही बात होती है जो करने वाली बात होती है। करने वाली होती तो है। विल फर्दर एक्सप्लोर इट जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर, थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू आवर ऑडियंस। थैंक यू देखते रहे। टू योर टाइम, फॉर योर थैंक यू, टाइम। थैंक हाँ, जी जी। देखते रहिए, सोचते रहिए, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सवाल करते रहिए, यहीं से रास्ते खुलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।